मुझे बस इतना पसंद है कि मैं कभी-कभी अपनी फियांसे के सोशल मीडिया पर अचानक पोस्ट कर देता हूँ। उस शाम उसने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। बहाना दिया कि मैं कंपनी का एटमॉस्फेयर खराब कर रहा हूँ। उसने मेरी पूरी मंथली सैलरी काट दी और वो पैसे उस यंग असिस्टेंट को इमोशनल कॉम्पनसेशन के नाम पर दे दिए। सब लोग मुझे तरस भरी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें लगा मैं फिर से पागल हो जाऊंगा और चिल्लाने लगूंगा जैसे पहले करता था। लेकिन मैं शांत रहा। मैंने अपनी डेस्क का सामान कामली पैक किया और रेजिग्नेशन लेटर उसके सामने रख दिया। दूसरे लोगों को सिर्फ सैलरी कट मिलता है, मैं खुद रिजाइन कर रहा हूं, यह उनसे काफी बड़ा है। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, यंग असिस्टेंट लुसिनियान जल्दी से बोल पड़ा। ब्रदर शियान, इतनी छोटी बात पर रिजाइन कैसे कर सकते हो? आप इतने सालों से कंपनी में हो, सिस्टर युन ने हमेशा आपके साथ अच्छा किया है। आप अब रिजाइन करोगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? फिर बोला, सिस्टर युन, आप जल्दी से ब्रदर शियान को मना लो। युन मानो शायद मुझे पहले ही मनाना चाहती थी, लेकिन लुसिनियान की बात सुन के वो भी गुस्सा हो गई। उसने कहा, मनाने की क्या ज़रूरत है? अगर जाना है तो जाओ, मैं सीधा और ईमानदारी से काम करती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। उसने मेरा रेजिग्नेशन लेटर उठाया, साइन किया और सीधा मेरे मुंह पर फेंक दिया। सब कलीग्स मुझे देख रहे थे, देखना चाहते थे कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं फिर भी शांत रहा। मैंने ज़मीन से लेटर उठाया और बोला, मैं हैंडओवर करके चला जाऊंगा। उसने तुरंत कहा, हैंडओवर की ज़रूरत नहीं, अगर जाना है तो अभी निकल जाओ। फिर उसने ठंडी आवाज़ में कहा, खुद से रिज़ाइन करोगे तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ये देखकर मेरे कुछ अच्छे कलीग्स मुझे समझाने लगे, सर झुकाओ, गलती मान लो, इतना इम्पल्सिव मत बनो। सब जानते थे कि ये कंपनी मैंने और युन याओ ने मिलकर बनाई थी। शुरू में कंपनी के पास पैसे नहीं थे, मैं इन्वेस्टर्स लाने के लिए इतना पीता था कि खून तक उल्टी हो जाती थी। जब काम खत्म नहीं होता था, मैं टीम के साथ 3-3 रात जागता था। मैंने अपनी मेहनत और इमोशंस सब कुछ लगा दिया था। अब छोड़ने का मतलब सब कुछ खोना था, लेकिन मैं डिसीजन ले चुका था। मैंने उन सबकी तरफ देखा और बोला, थैंक यू। मैंने अपना सामान पैक किया और निकल गया। जाते वक्त मैंने युन मंग याओ की आंखों में देखा। उसकी आंखों में थोड़ा कन्फ्यूजन था। उसे लग रहा था मैं नहीं जाऊंगा। पहले भी हम लुसिनियान की वजह से बहुत बार लड़ चुके थे। एक बार तो उसने सबके सामने मुझे डांट दिया और पूरा सार बोनस भी नहीं दिया। मैं गुस्से में रिजाइन करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक गया। फिर मैं उसके पास गया, प्यार से बात की और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वापस काम करने लगा। उसे लगा इस बार भी मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैं कंपनी से बाहर निकला, मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा मेरे फ्रेंड ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। सुबह युनमंग याओ ने कहा था कंपनी का हाल अच्छा नहीं है और मेरी सैलरी काटनी होगी। मेरी पहली रिएक्शन उसकी टेंशन को लेकर थी। मैंने तुरंत अपने फ्रेंड से 5 लाख उधार लिए थे। मैं वो पैसे उसे देने वाला था, लेकिन तब मैंने लुसिनियान का सोशल मीडिया पोस्ट देखा। तब मुझे युनमंग याओ का असली इंटेंशन समझ आया। उस मोमेंट पर मेरा दिल अजीब तरह से शांत हो गया। न दुख, न गुस्सा, न जेलसी। शायद क्योंकि ये सब बहुत बार हो चुका था। युनमंग याओ ने लुसिनियान की वजह से मेरे साथ बहुत बार गलत किया था। अब तो मुझे समझ नहीं आता था उसका बॉयफ्रेंड मैं हूं या लुसिनियान। मैंने पैसे वापस अपने फ्रेंड को भेज दिए और बोला थैंक यू। मैं पार्किंग में गया। अपनी पुरानी गाड़ी देखी जो मैं 10 साल से चला रहा था। उसका पेंट कई जगह से उतर चुका था। उसके पास एक बिल्कुल नई पॉर्श खड़ी थी, वही पॉर्श जो युनमंग याओ ने आज लुसिनियान को गिफ्ट की थी। पार्किंग में और भी जगह थी। उसने जानबूझकर मेरी गाड़ी के पास पार्क किया था, क्लियरली मुझे चिढ़ाने के लिए। मैं और युनमंग याओ 10 साल से साथ थे, फिर भी मैं उस लुसिनियान से कंपेयर नहीं कर पाया जो सिर्फ 10 महीने से आया था। मैं हल्का सा हंस पड़ा बिना कुछ सोचे। फिर मैं गाड़ी चलाकर निकल गया उस कंपनी से जहां मैंने सालों काम किया था। जैसे ही मैं कंपनी गेट से बाहर निकला, मेरी गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। मैं गाड़ी से बाहर निकला, तब मैंने देखा युनमंग याओ और लुसिनियान पीछे वाली गाड़ी से उतर रहे थे। लुसिनियान बोला, ब्रदर शियान, आप में इतना सडन ब्रेक क्यों लगाया? मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर वो आगे बढ़ा और अपनी गाड़ी का डेंट देखकर बोला, कितना बुरा हो गया। ये सब सिस्टर युन ने ही प्लान करके चूज किया था। युन माओ का फेस धीरे धीरे और ज्यादा डार्क हो गया। उसने कहा, शीन, गराज में मैंने तुम्हें सिनियन की कार को देखते हुए देखा था। सच बताओ, क्या तुम्हें पता था कि वो पीछे है और तुमने जानबूझकर ब्रेक मारा रिवेंज के लिए?
मुझे उसकी बात सुनकर फिर से हंसी आ गई। वो फिर से सही और गलत का फर्क नहीं समझ रही थी। सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही थी और साइड ले रही थी लुसिनियन की। तब लुसिनियन बोला, छोड़ो सिस्टर युन, भाई शीन तो ब्लेम मत करो। उनकी जॉब मेरी वजह से चली गई। मुझ पर गुस्सा होना नॉर्मल है। आखिर में सब मेरी वजह से ही हुआ। अगर मैं थोड़ा केयरफुल होता तो बेटर होता। ये बोलकर उसने अपने फोरहेड पर पंच मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन हिट करने से पहले ही उसने जानबूझकर फोर्स कम कर दिया। फिर भी युन मंगाओ को समझ नहीं आया। वो उसके लिए इमोशनल हो गई। उसका सर रब करते हुए बोली, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ अपने ऊपर मत लो। फिर उसने मुझे जोर से पॉइंट करके कहा, तुम सिनियन से कुछ सीख नहीं सकते, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मॉडेस्ट है। तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, फिर भी इतने चाइल्डिश और एरोगेंट हो। उसने मुझे धक्का दिया और मैं थोड़ा हिल गया। मुझे ये सब देखकर हंसी आ रही थी। पूरे साल सिनियन मेरी अचीवमेंट्स चुरा रहा था, मुझे फंसा रहा था, और अब वही रिस्पॉन्सिबल और मॉडेस्ट बन गया और मैं चाइल्डिश और एरोगेंट। मुझे समझ आ गया कि बात करना टाइम वेस्ट है। मैं कुछ नहीं बोला, बस मुड़कर चलने लगा। तब युन मैन्युएला फिर से मेरे सामने आ गई। मुझे लगा वो फिर लुसिनियन को डिफेंड करेगी, लेकिन इस बार उसने मुझे साइड में ले जाकर सीरियस टोन में कहा, शीन, मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट थी। तुम मेरे फीलिंग समझ क्यों नहीं पाते? उसकी सॉफ्ट बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन जल्द ही मुझे उसका असली इंटेंशन समझ आ गया। युन मंगाओ ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और बोली, मैं रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लेती हूँ। तुम अच्छे से सोचो, सिनियन से माफ़ी मांगो, और जो रियर एंड एक्सीडेंट हुआ है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। जो भी कॉम्पनसेशन होगा सिनियन को ट्रांसफ़र करना। मैं तुरंत समझ गया। मैंने ऊपर देखा लुसिनियन की तरफ। उसे पहले से पता था युन क्या बोलेगी। उसके फेस पर स्मग स्माइल थी। वो मुझे देखकर प्रवोक करते हुए आंख घुमाने लगा। मैं हंसी उड़ाता हुआ बोला, मैं कोई कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। एक्सीडेंट में किसकी गलती है खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करो। अगर समझ नहीं आए पुलिस बुला लो। अगर और कोई बात नहीं है मैं जा रहा हूं। मैं मुड़कर चल दिया। पीछे युन मंगाओ गुस्से में पैर पटक रही थी। मैंने तुम्हें चांस दिया था, बाद में रिग्रेट मत करना। मैं बोला, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैं कार में बैठा और अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, मैंने रिजाइन कर दिया, क्या मैं कल तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूं? हाफ सेकंड भी नहीं लगा, उसने तुरंत कॉल कर दिया। वो शॉक में था, सच में? और युन मैन्युआ का क्या? मेरा फ्रेंड और युन मैन्युआ एक ही टाइम पर बिजनेस स्टार्ट किए थे, लेकिन युन याओ ने जीरो से स्टार्ट किया था, जबकि मेरे फ्रेंड के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज थे। उसकी सैलरी भी ज़्यादा थी। उसे टेक्निकल टैलेंट की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए उसने मुझे ज़्यादा शेयर्स और प्रॉफिट ऑफर किया था। उसने ये भी कहा था कि मैं पार्ट टाइम भी काम कर सकता हूँ। वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानता था, फिर भी उसने मुझे ऑफर दिया। लेकिन युन मैन्युआ की वजह से मैंने बिना सोचे मना कर दिया था। जब मैं अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट टाइम में था, बर्फ में पड़ा हुआ, ऑलमोस्ट मरने वाला था, तब युन मैन्युआ ने मुझे पुलिस स्टेशन तक ले जाकर मेरी जान बचाई थी। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार था। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा फोकस उसकी कंपनी पर लगा दिया। हर तरीके से हेल्प की, कंपनी को धीरे धीरे ग्रो किया। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इतने सालों के बाद अगर हिसाब लगाओ तो उसका एहसान मैं ऑलरेडी चुका हूँ। अब मुझे खुद को और सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ। मैंने फ्रेंड के साथ और थोड़ी बात की, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम कंफर्म किया। फिर मैं घर गया अपना सामान पैक करने। ये घर मैंने पूरा कैश देकर खरीदा था, लेकिन अंदर हर जगह मेरी और युन याओ की यादें थीं। मैंने डिसाइड कर लिया अब यहाँ नहीं रहूँगा। सबसे पहले मैं बेड के नीचे सफाई करने लगा। वहाँ मुझे बहुत सारी बिखरी हुई पेंटिंग्स मिली। हर एक पेंटिंग युन मनगाओ की थी। सब मैंने उसके लिए खुद बनाई थी। उसे ये पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। मैं उसके लिए स्केचेस बनाता था। हर एक पेंटिंग को वो ट्रेजर की तरह ट्रीट करती थी, फ्रेम करके संभाल कर रखती थी। लेकिन जब से लुसिनियन आया, सब बदल गया। वो इरिटेट होने लगी। उससे मेरा पेंटिंग का हॉबी आउटडेटेड लगने लगा। बोलती थी ये टाइम वेस्ट है, कैमरा से फोटो लेना ज्यादा बेटर है। धीरे धीरे उससे मेरा उसके लिए ड्रॉ करना भी पसंद नहीं रहा, और ये पेंटिंग्स बेड के नीचे ऐसे ही फेंकी हुई थीं। पेपर पीले पड़ चुके थे और उन पर बने चेहरे भी धीरे धीरे फेड हो गए थे। मैं हल्का सा कड़वा सा हंस पड़ा। फिर उन सबको बाथरूम के बेसिन में डाला। एक कोने को आग लगाई। आग ने धीरे धीरे सब पेंटिंग्स को खा लिया। आखिर में सिर्फ थोड़ी सी राख बची, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा प्यार बिना पता चले जलकर खत्म हो गया हो। ये सब खत्म करने के बाद मैंने घर की बाकी बेकार चीजें भी साफ कर दी।
सब कुछ खत्म करके मैं सोफा पर गिर गया। फोन उठाया और सोचा अपने फ्रेंड की कंपनी के पास रेंटल हाउस ढूंढूं। जैसे ही मैंने ऐप ओपन किया, मैंने देखा लुसिनियन ने कंपनी ग्रुप में एक फोटो पोस्ट की है। उस फोटो में वो और युन मिनगाओ साथ थे। बैकग्राउंड में आर्केड सेंटर था। युन मिनगाओ के हाथ में बहुत सारे स्टफ डॉल्स थे। वो कैमरा की तरफ देखकर दिल से स्माइल कर रही थी, बिल्कुल सनशाइन जैसी ब्राइट स्माइल। मैंने उसे ऐसे हंसते हुए काफी टाइम से नहीं देखा था। पहले मैं भी उसे आर्केड ले गया था, लेकिन कॉइन्स लेने के बाद ही वो तुरंत वापस चली गई थी। उससे मेरा चाइल्डिश होना पसंद नहीं था। बोलती थी वो रोज बिजी रहती है, उसके पास मेरे साथ ऐसे यूजलेस चीजों के लिए टाइम नहीं है। मेरे साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन लुसिनियन के साथ जा सकती थी। मैं हल्का सा हंस पड़ा। उसे चाइल्डिश चीजें पसंद नहीं थी, वो बस मुझे पसंद नहीं करती थी। ग्रुप में काफी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था वो एंजल जैसी लग रही है, कोई फोटोग्राफर की तारीफ कर रहा था। कुछ लोग मजाक में बोल रहे थे, क्या तुम दोनों कोई गुड न्यूज देने वाले हो? सब जानते थे कि मैं युन मिनगाओ का बॉयफ्रेंड हूं, फिर भी वो ऐसे जोक्स कर रहे थे, क्योंकि युन याओ और कंपनी ने कभी लुसिनियन के साथ उसकी क्लोजनेस को हाइड नहीं किया। अगर पहले होता तो मैं गुस्सा हो जाता, उसे कॉल करके बोलता कि थोड़ा लिमिट में रहे। लेकिन अब मेरा मूड बिल्कुल काम था। मैंने इग्नोर किया और अपना काम करता रहा। लेकिन 2 मिनट बाद जब मैंने दोबारा देखा, ग्रुप के कुछ मैसेजेस डिलीट हो चुके थे और लुसिनियन की फोटो भी डिलीट हो गई थी। मुझे लगा युन माओ आज भी लेट आएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लुसिनियन से फोन पर बात करते हुए खुशी भरे फेस के साथ लिविंग रूम में आई। मुझे देखते ही उसका एक्सप्रेशन पहले थोड़ा गिल्टी हो गया, फिर तुरंत ठंडा और रूड हो गया। उसने आंख घुमाई, डोर बंद किया और बेडरूम में चली गई। मुझे पता था वो वेट कर रही है कि मैं उसे मनाऊं। हर बार जब कंपनी में कुछ बुरा होता था, मैं ही उसे मनाता था, उसे सॉरी बोलता था। उसकी गलती होने पर भी मैं ही माफी मांगता था। पहले मुझे लगता था मुझे ऐसा ही करना चाहिए, चाहे उसका एहसान चुकाना हो या रिलेशनशिप बचाना हो। लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। मैंने सिर झुकाकर अपना काम कंटिन्यू किया। कुछ देर बाद वो बाहर आई, फेस पर गुस्सा था। उसने पूछा, तुमने ग्रुप का मैसेज देखा? मैंने कहा, कौन सा मैसेज? मैंने जानबूझकर ऊपर नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा उसने हल्की सी राहत की सांस ली। वो बोली, कुछ नहीं, गलती से रॉन्ग ग्रुप में वर्क मैसेज भेज दिया था। मुझे ये सब फनी लगा, लेकिन मैं एक्सपोज करने के मूड में नहीं था। बस सोचा, पता नहीं और कितनी चीजें वो लुसिनियन के साथ छुपा रही है। फिर उसने पूछा, सिन की कार ठीक हो गई, तुम्हारी कार ठीक हुई? मैंने कुछ नहीं बोला। वो फिर बोली, जैसे मुझे चांस दे रही हो। मैं समझ गया वो मुझे रास्ता दे रही है। अगर पहले होता तो मैं तुरंत समझ जाता कि वो मुझे माफ कर रही है। मैं खुशी से उसे मनाता। लेकिन अब मैंने ऊपर भी नहीं देखा, सीधी आवाज में बोला, पुरानी घिसी हुई कार है, ठीक करने लायक कुछ है ही नहीं। युन मयो का फेस सिकुड़ गया। वो बोली, इसका क्या मतलब है? मैं उसकी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो किस बात से अपसेट है। ये कार पहले भी कई बार स्क्रैच हो चुकी है। मैंने कहा था कि मैं कार ठीक करवाना चाहता हूं। उसने भी अभी वही बात बोली थी। मुझे लगा वो फिर से गुस्सा करेगी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली, फिर बोली, मुझे पता है तुम अभी भी कंपनी वाली बात से गुस्सा हो, लेकिन सिनियन ने रिसेंटली काफी अच्छा काम किया है। मैंने उसे कार भी इसीलिए दी ताकि वो कंपनी में बना रहे। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। लुसिनियन को स्पेशली युनियाओ ने ही हायर किया था। उसकी वर्किंग एबिलिटी बहुत ही खराब थी। इतनी मिस्टेक्स करता था कि गिनती नहीं हो सकती। छोटी मिस्टेक, इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के सामने मीटिंग में उन्हें प्लेन वाटर सर्व करता और खुद मिल्क टी पीता। बड़ी मिस्टेक, पार्टनर्स को कोट भेजते वक्त ओरिजिनल कॉस्ट शीट भेज दी। कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया। उसे रखने से अच्छा तो एक डॉग रख लेते। अगर मुझे कंपनी की सच्चाई पता नहीं होती तो शायद मैं भी युन माओ की बात मान लेता। फिर युन माओ बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, शादी के बाद कंपनी तुम्हारी ही होगी। तुम सैलरी को लेकर इतना क्यों सोच रहे हो? उसके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? शियान, जो मैं करती हूं सब कंपनी के लिए करती हूं। मैं नहीं चाहती लोग सोचें कि मैं तुम्हें फेवर कर रही हूं। मुझे अंदर से पता था ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। कंपनी में सब लोग जानते थे वो मेरे साथ और लुसिनियन के साथ कैसे बिहेव करती है। जो प्रोजेक्ट्स में 3 रात जागकर कंप्लीट करता था वो इजीली लुसिनियन को दे देती थी। बस एक पीपीटी बना देने से वो उसका अचीवमेंट बन जाता था। जो क्लाइंट्स में दिनों तक मनाता था वो मेरा नाम हटाकर लुसिनियन को ले जाती, एक डिनर करवाती और कॉन्ट्रैक्ट उसका हो जाता था।
ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बार हुए। धीरे धीरे सब लोग समझने लगे कि युन याओ लुसिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उन्हें लगने लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। मुझे कंपनी में काफ़ी लोगों से ठंडी नज़रें और बुलिंग भी मिलती थी। वो सब देखती थी लेकिन इग्नोर करती थी। मैंने कुछ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरी हर बात को वो एक्सक्यूज़ बोल देती थी। मैंने सीधा बोला, मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, तुम जो चाहो करो। युनमाओ कुछ देर चुप रही, फिर उसने साय लिया। वो मेरे पास आई, टिपटो पर खड़ी हुई और अपने हाथ मेरे गले के अराउंड डाल दिए। फिर बोली, सच बताऊं तो मेरा थोड़ा सेल्फिश मोटिव भी था। मैं चाहती थी तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम हमारी शादी के बारे में सोच सकते हो। फिर उसने स्माइल के साथ पूछा, तुम मुझे कब प्रपोज करने वाले हो? मुझे ये सुनकर कुछ फील नहीं हुआ। मैं पहले ही उससे कई बार प्रपोज कर चुका था। हर बार उसने मना कर दिया, और जब भी हम लड़ते थे वो शादी की बात करके मुझे मना लेती थी। कभी कभी मुझे लगता था मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक डॉग हूं जिसे वो कंट्रोल करती है। मैंने कुछ नहीं बोला। वो फिर मजाक में मेरी चिन पकड़कर बोली, अब गुस्सा मत हो, एक बार स्माइल कर दो ना। फिर वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मुझे उससे लुसीलेन का परफ्यूम स्मेल आया। मुझे तुरंत उल्टी जैसा फील हुआ। मैंने उसे जोर से डोर पुश कर दिया। डिस्गस्ट के साथ भौहें चढ़ाईं और तुरंत वेट वाइप से अपने हाथ साफ किए। युन याओ बिल्कुल शॉक हो गई, जैसे बिजली गिर गई हो। वो वहीं खड़ी रह गई और बोली, तुम्हें मुझसे घृणा रही है? मैंने सीधा बोला, मुझे बाहर जाना है, तुम पहले जाकर कपड़े चेंज करो। ये बोलकर मैं सीधा रूम की तरफ चला गया। वो मेरे पीछे आने लगी। मैंने बिना हेजिटेट किए डोर बंद किया और लॉक कर दिया। बाहर से वो चिल्लाई, तुम इस बात का रिग्रेट मत करना। वो सच में गुस्से में थी। उसने जोर से डोर को किक किया और फिर घर से चली गई। जब मैं रूम से बाहर आया, लिविंग रूम खाली था। कंपनी ग्रुप में युन माओ ने मैसेज भेजा, मैं सबको खाने के लिए इनवाइट कर रही हूं, कौन कौन आएगा? ग्रुप में बिल्कुल साइलेंस था। सिर्फ लुसीनियन ने 3 हैप्पी इमोजीज भेजे। मुझे पता था वो मुझे प्रोवोक कर रही है। ये पहले भी बहुत बार हुआ है। हर बार ऐसा ही होता था। बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, सिर्फ लुसीनियन ही एक्साइटेड रहता था। अगर पहले होता तो मैं जेलस हो जाता और उनके साथ चला जाता। फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाते। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने काम में लगा रहा। मैंने कपड़े बदले और निकल गया उस घर को देखने जिसे मैं रेंट पर लेने वाला था। मैंने चेक किया, सब ठीक था। मैंने सीधा रेंट पे कर दिया। फिर एक ब्रोकर से कांटेक्ट किया ताकि वो मेरा करंट हाउस सेल कर सके। ये घर मैंने खुद खरीदा था। डेकोरेशन भी मैंने ही करवाया था, पहले भी और बाद में भी। लेकिन हाउस ओनरशिप सर्टिफिकेट पर उस वक्त मैंने युन याओ का नाम लिख दिया था। तब हम दोनों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं उसे सिक्योरिटी फील करवाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स यूज़ करके ये घर लिया। अब कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, ये घर शायद युन याओ के लिए अब इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ब्रोकर ने मुझे कहा, घर बेचने के लिए युन याओ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आ सकती तो पावर ऑफ अटर्नी साइन करना पड़ेगा। मुझे फिर से उससे कांटेक्ट करना पड़ा। मैंने मैसेज भेजा, लेकिन चैट विंडो में रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। पहले भी ऐसा होता था। जब भी हमारी फाइट ज़्यादा बढ़ जाती थी, वो गुस्से में मुझे ब्लॉक करके घर छोड़कर चली जाती थी। मैं उसकी सेफ्टी को लेकर टेंशन में रहता था। कभी दूसरे लोगों का फ़ोन यूज़ करके उससे कॉल करता, उससे रिक्वेस्ट करता कि मुझे अनब्लॉक करे, और वो दूसरी तरफ से एरोगेंट टोन में पूछती, तुम्हें अपनी गलती समझ आई? आज सोचता हूँ, उसे मनाने के लिए मैंने कितनी बार अपने दिल के खिलाफ बातें बोली। थोड़ा सोचने के बाद मैंने फिर भी उससे कॉल किया। मैंने कहा, आज रात घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो ठंडी आवाज़ में बोली, क्या बात? मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने हल्की सी सांस ली और बोला, ठीक है, घर आकर बात करते हैं। वो ठंडी हंसी हंसी और बोली, जब चाहे मुझे पुश कर देते हो और जब चाहे बुला लेते हो। मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? क्या मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ? ये तुम्हारा माफ़ी मांगने का तरीका है या मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा ही अच्छी रही हूँ? उसके ताने सुनकर जैसे पहले करता था वैसे ही मैंने धीरे से बोला, सॉरी, मेरी गलती थी। वैसे भी मैं पहले ही बहुत बार झूठी माफ़ी मांग चुका था, एक और सही, और इस बार ये माफ़ी एक घर के बदले थी। घर मेरा था, लेकिन अगर युन याओ साइन करने से मना करती तो मैं इसे बेच नहीं सकता था। चाहे मेरे पास पेमेंट प्रूफ भी हो, फिर भी केस करना पड़ता। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने मेरी अपॉलॉजी सुनी, उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई। वो बोली, वेट करो,
मैं आती हूँ, और कॉल कट कर दिया। मेरा दिल बिल्कुल शांत था। मैंने घर को वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया, थोड़ा प्राइस भी कम रखा ताकि जल्दी सेल हो जाए। सब काम फिनिश करके मैंने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड हो गया, बार बार पूछ रहा था कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे। उसने मेरे लिए सेलिब्रेशन पार्टी भी अरेंज की। मैं पहले घर जल्दी जाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा यूनमेन जो कब आएगी पता नहीं, घर जाकर भी क्या करूंगा। तो मैंने पार्टी के लिए हाँ कर दी। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद मैं वॉशरूम गया। तब मैंने पास वाले प्राइवेट रूम से एक फेमिलियर आवाज़ सुनी। मैं रुक गया। दरवाजे के छोटे गैप से अंदर देखा, यूनमेन जो लुसिनियान के चेस्ट पर झुककर खड़ी थीं। पता नहीं वो दोनों क्या बात कर रहे थे, लेकिन यूनमेन जाओ बहुत खुश लग रही थीं। तभी लुसिनियान ने मौका देखकर उसके लिप्स पर किस कर लिया। युनमाओ 1 सेकंड के लिए शॉक हुई, लेकिन उसने उसे पुश नहीं किया। लुसिनियान बोला, सिस्टर युन, आप और ब्रदर शियन कब ब्रेकअप करोगे? मैं और वेट नहीं कर सकता। रोज आपको उसके साथ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या आप अभी भी उसे ज्यादा पसंद करती हो? वो थोड़ा इमोशनल हो गया। युनमेनजाओ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लास्ट में उसने लुसिनियान को हक कर लिया। जैसे किसी बच्चे को मना रही हो, उसने धीरे से कहा, वो तुमसे कंपेयर ही नहीं हो सकता। बस अभी कंपनी बड़ी हो गई है। अगर अभी ब्रेकअप करके तुम्हारे साथ आ गई तो लोग बातें करेंगे। थोड़ा वेट करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लुसिनियान खुश होकर बोला, मुझे पता था सिस्टर यून सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करती हैं। दोनों एक कपल की तरह क्लोज खड़े थे। मैं हल्का सा हंस पड़ा और वहां से चला गया। मैं वापस अपने रूम में गया और ड्रिंक्स लिए। फिर सब लोग पुरानी बातें याद करके बात करते रहे। सुबह होने तक पार्टी चली और फिर सब पार्किंग गैराज में जाकर खत्म हुई। मेरा फ्रेंड अचानक मुझे एक फुल्ली लोडेड पोर्श के पास ले गया। उसने पूछा, पसंद आई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। मुझे लगा ये उसकी नई कार है। मैं उसकी तारीफ करने ही वाला था, तभी उसने अचानक कार की कीज मेरे हाथ में दे दी। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो आंख मार के बोला, तुम्हारी कार इतनी पुरानी हो गई है, मैं काफी टाइम से देख रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए नई ले ली। मैं मना करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने बोल दिया, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। फिर बोला, मैंने सुना यून माओ ने तुम्हारी कंपनी के नए लड़के को कार दी है। इतनी खराब स्किल वाले बंदे को लग्जरी कार मिल रही है, तो तुम उससे कम कैसे हो सकते हो? फिर वो बोला, वैसे भी उस लड़के का काम मैंने देखा है, हर बार अलग स्टाइल होता है, क्लियरली कॉपी करता है, समझ नहीं आता कंपनी में कैसे टिका हुआ है। शायद ड्रिंक की वजह से मेरा फ्रेंड सब सच बोल रहा था। लगातार लुसिनियन के बारे में कंप्लेन करता रहा। मैं चुप रहा। जो वो बोल रहा था सब सच था। वो सारे काम एक्चुअली मैं और मेरी टीम करते थे। हर बार काम कंप्लीट होने के टाइम यून मिंगाओ बोलती थी लुसिनियन को दे दो, इसीलिए उसका स्टाइल हर बार डिफरेंट होता था। मेरा फ्रेंड जो कंपनी में नहीं था, वो भी सच समझ गया था, लेकिन सिर्फ यून माओ को ही समझ नहीं आता था। मैं फिर भी मना करना चाहता था। मेरा फ्रेंड गुस्से का एक्टिंग करके बोला, ये गिफ्ट नहीं है, तुम्हारी फ्यूचर सैलरी से कट कर लूंगा, मेरा दिल मत तोड़ो। मैं हंस पड़ा। इस कार की प्राइस अगर सैलरी से कट करें तो कई साल लग जाएंगे। मुझे पता था वो बस प्यार से कह रहा है, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। मैंने उसे थैंक यू बोला। हमने थोड़ी देर और बात की, फिर दोनों ने ड्राइवर बुलाया और अपने अपने घर चले गए। मुझे लगा यून माओ अभी घर नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला, वो लिविंग रूम के सोफा पर बैठी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गया, वो गुस्से में बोली, कहाँ गए थे तुम? हमारी मीटिंग थी ना, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। यूजुअली जब वो लुसिनियन के साथ जाती थी तो रात 3-4 बजे आती थी। आज इतनी जल्दी आना रेयर था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में वो सीन फ्लैश हुआ जहां वो लुसिनियन के साथ चिपकी हुई थी। मुझे फिर से घिन सी आने लगी। मैंने सीधा बोला, मैं अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने गया था। मैं अंदर आया, बैग से पावर ऑफ अटॉर्नी निकाला। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यून मिंगाओ ने मुझे रोका। वो बोली, तुमने अल्कोहल पी है? मैं नहीं होती तब तुम्हें पीने की परमिशन नहीं है, मैंने बोला था ना। मैं हंस पड़ा। इसका मतलब ये था, मैं सिर्फ तभी ड्रिंक कर सकता था जब वो उसके काम के लिए क्लाइंट्स एंटरटेन कर रहा हूं। मैंने सीधा बोला, कुछ नहीं। फिर वो अचानक मुस्कुराई, जैसे कुछ समझ गई हो। उसके फेस पर थोड़ा स्मग लुक था। वो बोली, तुम अभी भी गुस्सा हो ना मेरे और लुसिनियन के साथ बाहर जाने से? तुम्हें पसंद नहीं कि मैं उसके साथ अकेले जाऊं? सीधा बोल दो, इसके लिए इतना पीना जरूरी था? मैंने ठंडा सा जवाब दिया, तुम ज्यादा सोच रही हो, मेरा पीना तुमसे रिलेटेड नहीं है।
मैं चेयर पर बैठ गया और उसे हाउस सेल का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। मैंने कहा, ये देख लो। वो देखकर बोली, ये क्या है, कमिटमेंट लेटर? फिर स्मग टोन में बोली, मैं पहले ही बता देती हूँ, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आज आफ्टरनून वाली बात से बहुत गुस्सा हूँ। ये छोटी ट्रिक्स यूज़ करके मुझे मना नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। पहले मैं उसे मनाने के लिए क्या क्या करता था। कमिटमेंट लेटर्स लिखता था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक उसके सामने छोड़ देता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कामली बोला, ये कमिटमेंट लेटर नहीं है, एक सरप्राइज़ है। ये सुनकर वो क्यूरियस हो गई। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट खोलने वाली थी, तभी उसका फ़ोन बज गया। कॉलर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोली, 1 मिनट, ये कॉल लेती हूँ। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी साइड से लुसिनियन की आवाज़ आई, सिस्टर यून, मैंने गलती से किसी को गाड़ी से हिट कर दिया, मैं बहुत डर गया हूँ। यून माओ का फेस तुरंत सीरियस हो गया। वो बोली, लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। वो तुरंत उठकर जाने लगी, मुझे इग्नोर करके। मैं उसके सामने आ गया और डॉक्यूमेंट उसके हाथ में देकर बोला, पहले मेरा काम कर लो, ये साइन करना अर्जेंट है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर मुझे देखकर बोली, तुम थोड़ा एम्पैथी नहीं दिखा सकते? उसका मैटर तुमसे ज़्यादा अर्जेंट है। अब तुम इतने जेलस हो गए हो, ये बहुत बेकार लग रहा है। मुझे ये सब सुनकर हंसी आ रही थी। मैं बेकार हूं और लुसिनियन ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। मैं बस डॉक्यूमेंट उसके सामने पकड़े रहा। उसने कुछ नहीं बोला, डॉक्यूमेंट खोला। लेकिन देखने से पहले ही फ़ोन से फिर से लुसिनियन की जोर की आवाज़ आई, कैसी गाड़ी चला रहे हो तुम लोग? वो चिल्लाया, सिस्टर यून प्लीज़ जल्दी आओ, मैं बहुत डर रहा हूँ। मैं अभी आ रही हूँ, ये बोलकर युनमांग याओ ने लुसिनियन को बोला, टेंशन ना ले। लेकिन क्लियरली वो उससे ज़्यादा पैनिक में थी। उसने डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखा भी नहीं, जल्दी जल्दी साइन किया और तुरंत निकलने लगी। उसकी जल्दी में जाती हुई बैग को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम देखोगी नहीं क्या साइन कर रही हो? वो बोली, देखने जैसा क्या है, तुम्हारा सरप्राइज ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ही होंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में बस टर्म्स ठीक हों तो इनफ है। ये बोलकर वो बिना पीछे देखे घर से निकल गई। मुझे बस हंसी आ गई। पहले मैं उसे खुश करने के लिए चुपके चुपके डील्स लाता था। शुरू में वो बहुत खुश होती थी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, वो छोटी कंपनीज को नीचा समझने लगी, जैसे खुद भी नीचे से ऊपर आई हो। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हर क्लॉज चेक करती थी, कई बार वेरीफाई करती थी। और आज सिर्फ लुसिनियन की टेंशन में उसने देखा तक नहीं क्या साइन कर रही है। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा ही था, मेरा काम आसान हो गया। उस रात युनमाओ घर नहीं आई और लुसिनियन ने मुझे काफ़ी मैसेजेस भेजे। उसने लिखा, शियान, तुमने प्राइवेट रूम के बाहर सब देख लिया ना? अब तुम्हें समझ आ गया होगा युनमंगाओ का दिल मेरी तरफ है। मेरा एक फ़ोन आते ही वो तुरंत मेरे पास आ गई। तुम खुद ही पीछे हट जाओ, वरना बात बढ़ेगी तो सबकी इज्जत खराब होगी। उसका मैसेज पढ़कर मैं हंस पड़ा। अब उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। मुझे पता था, अगर मैं ये चैट्स युनमंगाओ को दिखा भी दूं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लुसिनियन को बहुत पैम्पर करती थी। उल्टा वो सोचेगी मैं उनके बीच फसाद डाल रहा हूं। लेकिन मैं इतना भी चुप रहने वाला नहीं था। मैंने रिप्लाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कभी युनमाओ तुमसे बोर हो जाए तो समझ लेना कब पीछे हटना है। मुझे पता था ये लाइन उसे हर्ट करेगी, और हुआ भी वही। मैसेज भेजते ही वो तुरंत चुप हो गया। मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा और सो गया। अगली सुबह मैंने साइंड पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रोकर को भेज दिया। उसी दिन आफ्टरनून में लोग घर देखने आए। एक बायर को घर बहुत पसंद आया। लोकेशन, लेआउट, प्राइस सब परफेक्ट लगा। बस एक डाउट था, इतना अच्छा घर इतनी कम प्राइस में क्यों बेच रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो थोड़ा कॉशियस था। मैंने सीधा बोला, ये घर मैंने पहले अपनी फियांसे के साथ लिया था, लेकिन अब एंगेजमेंट खत्म हो गई है। वो समझ गया। उसने कहा, घर और डेकोरेशन देखकर लग रहा है किसी लड़की का टेस्ट है। बेच देना ही सही है, वरना यादें तकलीफ देती हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। युनमांगाओ घर को लेकर बहुत पिकी थी। उसके लिए परफेक्ट घर ढूंढने में मैंने 3 महीने लगा दिए थे। 100 घर देखे थे, तब ये चूज किया। फर्नीचर भी उसकी पसंद का था। अब मुझे समझ आया, मेरी पूरी लाइफ उसके अराउंड ही घूम रही थी। बायर ने तुरंत डिसीजन ले लिया। उसी शाम कॉन्ट्रैक्ट साइन फिक्स हो गया और 2 दिन बाद हाउस हैंडओवर भी। वैसे ही 2 दिन बाद मैं भी यहाँ से जाने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जब मैं घर आया, जैसे ही डोर खोला, मैंने एंट्रेंस पर एक आदमी के फॉर्मल शूज़ देखे। मेरे स्लीपर्स भी वहाँ नहीं थे। मुझे सब समझ आ गया। मैंने डिस्पोजेबल स्लीपर्स पहने और अंदर गया।
जैसे ही मैं अंदर आया, मुझे लुसीनियन की आवाज़ सुनाई दी। सिस्टर युन, ऐसे नहीं, मैं सिखाता हूँ। मैं किचन के पास गया और जो देखा वो बिल्कुल क्लियर था। लुसीनियन उसके पीछे खड़ा था, उसके हाथ पकड़कर उसे गाइड कर रहा था। दोनों बहुत क्लोज थे, जैसे कपल हों। लुसीनियन ने मेरे घर के कपड़े पहने हुए थे और मेरे ही स्लीपर्स पहने हुए थे। युन याओ भी उसके साथ मैचिंग में खड़ी थी और उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ये सब नॉर्मल हो, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूं। मैं चुपचाप देख रहा था, उन दोनों को इतनी कंफर्ट और खुशी के साथ इंटरैक्ट करते हुए। मुझे पता नहीं था वो दोनों क्या बात कर रहे थे। दोनों जोर से हंस भी रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी, जब मैं उसके पास थोड़ा भी क्लोज आता था, वो अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वो कहती थी कि उसे ऑपोजिट जेंडर के साथ रहने की आदत नहीं है, लेकिन अब देखकर समझ आ गया, उसे आदत नहीं थी मेरे साथ। मैं हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। तभी युन माओ ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। वो थोड़ा शॉक हो गई और तुरंत लुसीनियन के पास से हट गई। उसके फेस पर गिल्ट साफ दिख रहा था। वो बोली, तुम इस टाइम वापस क्यों आ गए? मुझे ये सुनकर हंसी आई, जैसे गलती मेरी हो। तभी लुसीनियन बोला, सॉरी ब्रदर शियन, मैं सिस्टर युन को सब्जी धोना सिखा रहा था, गलत मत समझना। वो ये बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में क्लियरली चैलेंज और स्मगनेस थी, जैसे वो वेट कर रहा हो कि मैं गुस्सा करूं। अगर पहले होता तो मैं जरूर गुस्सा करता, चिल्लाता और उसे घर से निकलने की बात करता, लेकिन अब मैं सब देखकर भी शांत था। वैसे भी मैं जल्दी ही यहां से जाने वाला था। घर बेच चुका था, पैसे अकाउंट में आ चुके थे। अब मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सीधा कहा, तुम लोग अपना काम करो, मैं रूम में जा रहा हूं। मैं कामली रूम की तरफ चला गया। लुसीनियन थोड़ा शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आया मैं रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। युनमाओ भी शायद एक्सपेक्ट कर रही थी मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन जब मैं शांत रहा, उसकी आवाज़ थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। वो पहली बार एक्सप्लेन करने लगी, आज सीनियन का बर्थडे है, इसलिए मैं उसे यहाँ लाई हूँ। अगर पहले होता तो वो इतना एक्सप्लेन नहीं करती, सीधा कहती, पसंद नहीं तो निकल जाओ। मुझे समझ नहीं आया खुश हूं या दुख, मुझे बस फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसने मुझे कभी अपना बर्थडे याद नहीं रखा और आज वो लुसीनियन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मैंने बस ठंडा सा बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम दोनों को, और रूम में चला गया। मेरा सामान लगभग पैक हो चुका था। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, मैं ऑलरेडी नई जगह शिफ्ट कर चुका था। रूम में बस कुछ कपड़े और बुक्स बची थीं। मैं सोच रहा था आज ही सब पैक कर दूं। तभी डोर अचानक खुला। लुसीनियन अंदर आया। उसके हाथ में केक का एक पीस था। उसने रूम को देखा और हंसकर बोला, रूम पहले से काफ़ी खाली लग रहा है, लगता है तुम सच में भागने की तैयारी कर रहे हो। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, फ़ोन में बिजी रहा, अपने फ्रेंड के साथ शिफ्टिंग की बात कर रहा था। मुझे इग्नोर करते देख उसका फेस गुस्से से भर गया। वो मेरे पास आया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बहरे हो क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, इतना टेंशन मत लो, वैसे भी तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो। एक सिंपल लाइन थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लग गया। उसका फेस डार्क हो गया। वो मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। तभी बाहर से फुटस्टेप्स आए। अचानक उसने केक जमीन पर फेंका और खुद गिर गया और जोर से चिल्लाया, सीनियन, क्या हुआ? युनमो तुरंत रूम में आई। उसने मुझे धक्का दिया और उसे उठाया। मैं पीछे गिर गया। मेरे पैर के नीचे केक के टुकड़े थे। एक पीस मेरे पैर में घुस गया। तुरंत खून निकलने लगा, लेकिन युनमाओ ने देखा भी नहीं। वो सिर्फ लुसीनियन को देख रही थी। उसके हाथ पर हल्का सा स्क्रैच था। लुसीनियन बोला, सॉरी सिस्टर युन, मैंने फिर से ब्रदर शियन को गुस्सा कर दिया। मैं सोचा आज मेरा बर्थडे है, सब केक खाएंगे, इसलिए मैं उन्हें केक देने आया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कंफ्यूज्ड एक्टिंग कर रहा था। अगर मैं खुद ये सब नहीं देख रहा होता तो शायद मैं भी उसकी बात मान लेता। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे केक पसंद नहीं है। उल्टा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे बर्थडे केक खाने का चांस कम मिलता था, इसलिए मुझे केक बहुत पसंद था। हर बर्थडे पर मैं युन मंगाओ से केक की बात करता था। वो मुझे मजाक में बोलती थी, तुम जैसे लड़के कम होते हैं जो इतना केक पसंद करते हैं। लेकिन आज लुसियन के सामने उसे मेरी पसंद याद ही नहीं थी। उसने गुस्से में मेरी तरफ उंगली करके कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो प्लेट फेंकने और लोगों को धक्का देने की क्या जरूरत थी? गियोन, मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो। जल्दी से सीनियन से माफी मांगो, वरना तुम जैसे जेलस आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती। सीधा ब्रेकअप कर लेते हैं। वो गुस्से में मुझे देख रही थी। उसका ये एक्सप्रेशन देखकर मुझे हंसी आई। मुझे वो दिन याद आ गया
जब मैंने प्राइवेट रूम के बाहर उनकी बातें सुनी थी। हर बार जब हमारी लड़ाई होती थी वो ब्रेकअप की धमकी देती थी और मैं ही उसे मनाता था। मुझे लगता था वो सच में ब्रेकअप नहीं चाहती, वो बस मुझे कंट्रोल करने का तरीका था। लेकिन अब समझ आया, शायद वो पहले से ही ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए ये बात उसकी जुबान पर हमेशा रहती थी। लेकिन अब मेरे लिए ये अच्छा था, मैं भी वैसे ही ब्रेकअप करना चाहता था। चाहे वो ना भी बोलती, मैं खुद बोल देता। मैं चुप रहा तो यून मंगाओ को लगा मैं डर गया हूं। उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई। वो बोली, गियोन, तुम थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हो, शायद शादी की तैयारी कर रहे हो। मुझे पता है तुम ब्रेकअप नहीं चाहते। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मैंने उसे रोक दिया। मैंने ठंडी आवाज़ में बोला, ज़रूरत नहीं, मैं ब्रेकअप के लिए रेडी हूं। ये सुनकर उसका फेस फ्रीज हो गया, उसकी आंखें शॉक से भर गईं। वो बोली, तुमने क्या कहा? तुम सच में ब्रेकअप चाहते हो? मैंने कामली बोला, हाँ। मुझे लगा ये उसके लिए अच्छा होगा, वो खुश होगी। लेकिन उसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, सिर्फ शौक और गुस्सा था। वो बोली, गियोन, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी छोटी बात पर ब्रेकअप? वो समझ नहीं पा रही थी ये वही चीज़ थी जो वो खुद चाहती थी, फिर भी वो रिएक्ट ऐसे कर रही थी। तब लूसियन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, सिस्टर यून, अगर ब्रदर शैन खुद ब्रेकअप करना चाहते हैं तो रहने दो। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले यून मंगाओ गुस्से में चिल्लाई, चुप रहो, ये हमारे बीच की बात है, तुम बीच में मत बोलो। शायद पहली बार उसने लूसियन से इतने गुस्से में बात की। लूसियन तुरंत चुप हो गया, उसके चेहरे पर शॉक था। यून माओ को भी रियलाइज हुआ। उसने अपनी टोन सॉफ्ट की और बोला, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बात करती हूं। लूसियन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझदार था। उसे पता था अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं। वो चुपचाप बाहर चला गया। रूम में सिर्फ हम दोनों रह गए। यून मिंगाओ ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बोलने वाली हो। तभी उसकी नज़र मेरे पैर पर गई। उसकी आवाज़ अचानक सॉफ्ट हो गई, तुम्हारा पैर चोट लग गया, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं बैंडेज लाती हूं। वो बुक शेल्फ की तरफ चली गई, लेकिन मुझे पता था ये सब सिर्फ टॉपिक चेंज करने के लिए है। जब भी कोई बात उसे अनकंफर्टेबल लगती थी, वो केयर दिखाकर बात को डाइवर्ट कर देती थी। पहले मैं पिघल जाता था, मुझे लगता था वो अभी भी मेरी परवाह करती है, और असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती थी, कभी सॉल्व नहीं होती थी। ये सब बातें बस दिल के अंदर सद जाती थी और एक दिन और भी बुरी तरह बाहर आती थी। यून मंगाओ बुक शेल्फ में ढूंढते हुए बोल रही थी, बैंडेज कहाँ है? पहले तो यहाँ था। उसे शायद याद ही नहीं था। वो लास्ट टाइम मेरे रूम में 2 साल पहले आई थी। तब मुझे 40 डिग्री बुखार था और वो मुझे छोड़कर लूसिनियन के साथ डेट पर चली गई थी। उसके बाद मैंने मेडिसिन बॉक्स का प्लेस चेंज कर दिया था। फिर वो बोली, शियान, तुम्हारे रूम में इतनी चीज़ें कम क्यों हो गई? उसे फाइनली कुछ गलत लगने लगा। मैंने सीधा बोला, मैंने घर बेच दिया है, बायर मिल गया है, 2 दिन बाद हैंडओवर है, कल तुम भी अपना सामान शिफ्ट कर लेना। वो थोड़ा शॉक हो गई, गुस्सा होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक हंस पड़ी, मजाक मत करो, इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मेरे साइन के बिना कैसे बेच दिया? गुशियान, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, चलो सिनियन को भेज देती हूं, तुम शांत हो जाओ। वो मेरी बात पर बिलीव ही नहीं कर रही थी। मैंने टेबल से कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसके हाथ में दे दिया। लास्ट पेज पर उसका साइन था, पावर ऑफ अटर्नी। ब्रोकर ने बोला था ये इनफ है। मैंने बोला, याद है जब लूसिनियन ने ड्रंक ड्राइविंग की थी तब तुमने साइन किया था? अगर याद नहीं भी है तो भी ये लीगली वैलिड है। यून मंगाओ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, लास्ट पेज देखा और तुरंत उसका बॉडी स्टिफ हो गया। 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर अचानक चिल्लाई, मेरे बिना परमिशन के तुमने घर बेच दिया? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मैं कंपनी का कोई शेयर नहीं ले रहा, लेकिन ये घर मैंने अपने पैसे से खरीदा था, तो इस पर डिसीजन लेना मेरा राइट है। वैसे भी तुमने लूसिनियन के लिए नया घर ले लिया है, तुम होमलेस नहीं हो। इमोशन और लॉजिक दोनों से मेरा घर बेचना गलत नहीं है। वो चुप हो गई, उसका फेस पेल हो गया। मुझे लगा अब वो ब्रेकअप एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो खुद को काम करने लगी। फिर सॉफ्टली बोली, वो घर मैं तुम्हारे लिए लेना चाहती थी, लूसिनियन के लिए नहीं। उसका नाम सिर्फ उसे बिलोंगिंग फील कराने के लिए डाला था। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, कल ही उसका नाम हटा देती हूं। हम इतने सालों से साथ हैं, ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं? शियान, तुम अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ, कल बात करते हैं। ये बोलकर वो मुड़कर चली गई। हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी हमारी फाइट कंट्रोल से बाहर होती, वो ऐसे बिहेव करती जैसे वो मुझे अभी भी प्यार करती है, और मैं खुद को ही समझा लेता था, अपने आप को कन्विंस करता था कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं ही उसे मनाता,
माफ़ी मांगता और सब नॉर्मल हो जाता। शुरू में मैं उसे सच में प्यार करता था। बाद में समझ गया उसका दिल मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन इतने सालों के रिश्ते को छोड़ नहीं पाया। सोचता था थोड़ा और सह लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम बीत गया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सब सिर्फ मेरा इल्यूजन था। शायद उसे लगा मैं फिर से उसकी बातों में आ जाऊंगा, लेकिन इस बार वो गलत थी। ये रिलेशनशिप कब का खत्म हो चुका था। हर डिसअपॉइंटमेंट ने इसे धीरे धीरे खत्म कर दिया था। उसके जाने के बाद मैंने फ्लोर साफ किया, अपनी चोट पर दवा लगाई। जब मैं बाहर आया तो युन मंगाओ और लुसिनियन दोनों जा चुके थे। टेबल पर बचा हुआ खाना पड़ा था और जमीन पर आधी बुझी हुई कैंडल थी। घर साफ करना हमेशा मैं ही करता था, कभी उसे हाथ तक नहीं लगने दिया। वो भी आदत डाल चुकी थी, लेकिन इस बार मुझे साफ करने का मन नहीं था। सोचा वैसे भी घर हैंडओवर से पहले साफ करना पड़ेगा, कल किसी क्लीनिंग सर्विस को बुला लूंगा। फेस वॉश करके मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं रूम से बाहर निकला तो पूरा घर ऑलरेडी साफ था। युन मंगाओ किचन में खड़ी थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। मैं तुम्हें उठाने वाली थी। वो एप्रन पहने हुए थी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं पूरा घर साफ कर चुकी हूँ, डिसइंफेक्ट भी कर दिया, युन माओ ने कहा। पहले अगर ऐसा होता तो मैं उसके सफाई के बाद रह गए पानी के दाग इग्नोर कर देता, उसकी तारीफ करता, उसे खुश करता। लेकिन अब मैंने सिर्फ हल्का सा ठंडा हंसकर बोला, ओह। मेरी ठंडी रिएक्शन देखकर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन फिर भी जल्दी से स्माइल करने लगी। वो 2 प्लेट्स ब्रेकफास्ट की ले आई। मैंने बनाया है, ट्राई करो। मैंने देखा चीज़ ब्रेड था, देखने में अच्छा लग रहा था। सच बोलूं तो ये शायद पहली बार था जब उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। इमोशनली ये मोमेंट स्पेशल हो सकता था, लेकिन वो भूल गई थी कि मुझे चीज़ से एलर्जी है। उसका फेस थोड़ा चेंज हुआ, जल्दी से बोली, मैं दूसरा बना देती हूँ। मैंने सीधा कहा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। लास्ट ईयर के पार्टी में उसे याद था लुसिनियन क्या नहीं खाता, मटन नहीं, जिंजर नहीं, गार्लिक नहीं। लेकिन उसे याद नहीं था एक बार गलती से मैंने गलत चीज़ खा ली थी और मुझे इतनी सिवियर एलर्जी हुई थी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा था। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं था। वो थोड़ा इरिटेट होके बोली, शादीशुदा लोग इतनी छोटी बातों को लेकर रूठते नहीं। मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ फिर भी तुम इतने पिकी हो। मुझे रोज कंपनी का काम भी देखना होता है, गलती हो जाना नॉर्मल है। मैंने सिर्फ सर हिलाकर कहा, हमारे ब्रेकअप होना भी नॉर्मल है। ये सुनकर वो फाइनली गुस्सा हो गई। उसने जोर से प्लेट टेबल पर पटक दी। तेज आवाज हुई। वो गुस्से में मुझे घूर कर देखती रही, फिर बिना कुछ बोले डोर पटक कर चली गई। ये हमारे कोल्ड वॉर की शुरुआत थी। मैंने बस एक गहरी सांस ली। फिर मैंने क्लीनिंग सर्विस बुला ली, साथ ही युन माओ का सारा सामान पैक करके उसके सबर्बन हाउस पर भेज दिया। घर स्मूथली हैंडओवर हो गया। तब युन माओ को शायद समझ आया ये ब्रेकअप कोई धमकी नहीं था। उसने मुझे मैसेजेस भेजे, पहले थोड़ा मजाक उड़ाया। जब मैं रिएक्ट नहीं किया तो सोशल मीडिया पर पोस्ट्स डालने लगी। लुसिनियन के साथ फोटोज, रोज नए पोस्ट्स। आज जू, कल हॉट एयर बलून, फिर कंपनी सक्सेस, फिर बाली ट्रिप रिवॉर्ड के नाम पर। फोटोज में वो डेलिब्रेटली कपल रिंग्स भी दिखा रही थी। कैप्शन लिखा, जिसे प्यार करो उसके साथ बचपना कर सकते हो। मुझे पता था वो मुझे प्रोवोक कर रही हैं। वो चाहती थी मैं जेलस हो जाऊं, गुस्सा करूं और उसे वापस आने के लिए बैक करूं, फिर वो अपनी कंडीशंस रखे। लेकिन अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं बस इग्नोर कर रहा था। एक बार गलती से मैंने उसका पोस्ट लाइक कर दिया, फिर तुरंत अनलाइक कर दिया और उसे अनफॉलो कर दिया। फिर मैं अपने काम पर फोकस करने लगा। मेरे आने से मेरे फ्रेंड की कंपनी ग्रो होने लगी, प्रोजेक्ट्स बेटर होने लगे, करोड़ों का प्रॉफिट आने लगा। आज मैं और मेरा फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी युन माओ का मैसेज आया। ये रेयर था। उसने एक फोटो भेजी। मैंने खोला, वो एक मटर्निटी रिपोर्ट थी, उसके नाम के साथ। फिर उसका मैसेज आया, कैसा फील हो रहा है? मैंने रिप्लाई नहीं किया। वो फिर बोली, जस्ट जोकिंग, ये फेक रिपोर्ट है, पर सच बताओ अगर मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट होती तो तुम्हें जेलसी होती? मुझे ये सब देखकर हंसी आई और तब मैंने रियलाइज किया, पहले अगर मैं ये देखता तो मैं गुस्से से भर जाता, दिल तेज धड़कता, फेस रेड हो जाता। लेकिन अब मैंने मिरर में अपना फेस देखा, बिल्कुल काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा स्मार्ट वॉच भी नॉर्मल था, मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल थी। जैसे युन माओ का किसी और का हो जाना अब मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। मैं अब सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका था। मेरा मन नहीं था उससे रिप्लाई करने का, लेकिन लुसिनियन के पहले वाले प्रोवोकेशंस याद करके मैंने कामली रिप्लाई किया।
अब तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है तो ऐसे बाउंड्रीलेस बातें मत करो, गलत समझ हो सकता है। मैसेज भेजने के बाद कुछ मिनट तक उसका चैट विंडो टाइपिंग दिखाता रहा। बार बार टाइप करके डिलीट कर रही थी। आखिर में उसने रिप्लाई किया, घुशियांग, एक्टिंग बंद करो। मैं देखना चाहती हूं तुम कितनी देर प्रिटेंड कर सकते हो। अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते तो फिर इतनी परवाह क्यों? मुझे पता है तुम मुझे फॉलो करते हो और चुपके से लाइक्स भी करते हो। मुझे हंसी आ गई। पहले युनमाओ कभी मेरी परवाह नहीं करती थी, ऐसे छोटी चीजें नोटिस ही नहीं करती थी। लगता है लुसीनियन के साथ रहकर वो बदल गई थी। 9 साल मेरे साथ रहकर नहीं बदली, लेकिन उसके साथ बदल गई। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो फिर मैसेज भेजने लगी। इन दिनों मेरे और सिने के बीच कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा है ताकि हम फिर से एक हो सकें। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूं। मैंने हल्की सी हंसी के साथ रिप्लाई किया, जरूरत नहीं, और चैट खत्म कर दिया। शायद वो अभी भी सोच रही थी मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन वक्त के साथ उसे समझ आ जाएगा मैं सच में उससे ब्रेकअप कर चुका था। और मुझे ये भी पता था वो मुझे वापस पाने की कोशिश प्यार से नहीं कर रही, बल्कि लोग क्या कहेंगे इस डर से कर रही है। अगर सच बाहर आ गया कि वो लुसीनियन के लिए मुझे छोड़ रही है तो लोग उसे जज करेंगे। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रहा था। उसी शाम मैं और मेरा फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डील फाइनलाइज करने गए। डील स्मूथली हो गई। मेरा फ्रेंड बहुत खुश था। उसने मुझे और भी बड़े बड़े बिजनेस लोगों से मिलवाया। एक मीटिंग में उसने सबके सामने मुझे अपना पार्टनर इंट्रोड्यूस किया। सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देने लगे। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। पहले जब मैं युनमाओ के साथ ऐसे मीटिंग्स में जाता था, वो मुझे पार्टनर नहीं, एक एम्प्लॉय जैसा ट्रीट करती थी, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे लोग भी मुझे रिस्पेक्ट देना बंद कर दिए थे। कभी कभी तो मुझे छोटे काम भी बोल देते थे। मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। गलती मेरी भी थी, मैंने ही उसे इतना इंपॉर्टेंस दिया था। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद सब लोग और फ्रेंडली हो गए। तब एक बॉस ने मुझे साइड में ले जाकर पूछा, शियन, तुमने किसी को ऑफेंड किया है क्या? मैंने देखा तुम्हारा नाम इंडस्ट्री ब्लैकलिस्ट में है। मुझे शौक लगा। उसने अपनी लिस्ट दिखाई। मेरा नाम और फोटो क्लियरली था। रीजन लिखा था, मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, टीम के साथ कोऑपरेट नहीं करता, जेलस नेचर, बैड कैरेक्टर। मुझे तुरंत समझ आ गया ये किसने किया है। बॉस ने कहा, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, किसी ने तुम्हारे साथ खेल खेला है। चिंता मत करो, मैं अभी डिलीट करता हूं। उसने तुरंत मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया। मैंने उसका थैंक यू किया। दिल में हल्की सी कड़वी हंसी आई। सोचा, अगर मेरे पास फ्रेंड का सपोर्ट नहीं होता तो मेरा करियर खत्म हो सकता था। पार्टी खत्म होने के बाद मैं और मेरा फ्रेंड सबको कार तक छोड़ने लगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल करने चला गया। मैं होटल के बाहर खड़ा था, ड्राइवर का वेट कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ब्रदर शियन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। वहां लुसीनियन और युनमाओ खड़े थे। लुसीनियन ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी। दोनों एक कपल की तरह क्लोज थे। मुझे देखकर लुसीनियन हंस पड़ा। फिर युन से बोला, सिस्टर युन, लगता है ब्रदर शियन तुमसे मिलने आए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूं। वो जैसे जाने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन क्लियरली उसका कोई इंटेंशन नहीं था। युन ने तुरंत उसे रोक लिया और उसके सीने से लग गई, जैसे मुझे दिखा रही हो उनका क्लोजनेस। फिर बोली, वो आउटसाइडर नहीं है। युनमाओ ने कहा, वो क्यों अवॉइड करे? फिर उसने मुझे स्मग लुक से देखा और बोली, तुमने ही तो कहा था तुम्हें चांस नहीं चाहिए, अब यहां क्या कर रहे हो? मैं अभी बता रही हूं, अब बहुत लेट हो चुका है। गुशियान, तुम्हारे चांसेस खत्म हो चुके हैं। उसका एटीट्यूड एरोगेंट था और लूशियान के सामने उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। मुझे पता था वो गलत समझ रही है, फिर भी मैंने कामली एक्सप्लेन किया, मैं अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने आया था, अब निकल रहा हूं। जैसे ही मैंने ये बोला, लूशियान जोर से हंस पड़ा। सॉरी ब्रदर शियान, मैं रोक नहीं पा रहा, पर सोचा नहीं था तुम इतने एक्स्ट्रावेगेंट हो जाओगे। अभी जॉब भी नहीं है और इतने बड़े होटल में खाना। उसकी बात का मतलब क्लियर था, वो मुझे झूठा और शो ऑफ बोल रहा था। युनमांग याओ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में डिस्गस्ट और बढ़ गया। गुशियान, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे बन जाओगे। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे पता था वो बिलीव नहीं करेगी, चुप रहना ही बेटर था। मेरी साइलेंस देखकर उसे लगा मैं गिल्टी हूं। वो ठंडी हंसी के साथ बोली, अब समझ आ रहा है ना लाइफ कितनी मुश्किल है, अब रिग्रेट हो रहा है?
मुझे हंसी आ गई। उसे अभी तक पता ही नहीं था मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड की कंपनी ज्वाइन कर चुका हूं। मैं कुछ बोलने वाला था, तभी वो फिर बोली, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम इतने सालों से साथ हैं, मुझे तुमसे बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तुम इतनी दूर मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। अब तुम अच्छा बिहेव करना। ये सुनकर मैं थोड़ा आईब्रो रेस किया और लूशियान की तरफ देखा। उसके फेस पर क्लियरली पैनिक था। शायद उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो धीरे से बोला, सिस्टर यून, अब अच्छे से सोच लो। लेकिन युन माओ ने उसकी बात इग्नोर कर दी। फिर मुझे देखकर बोली, सुना तुमने? बहुत लोग मुझे बोलते हैं तुमसे रिकंसाइल मत करो, कहते हैं तुम मेरे लायक नहीं रहे। तुम्हें पता है कितने लोग मुझे रोज बोलते थे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए? अगर मैं बार बार तुम्हें माफ नहीं करती तो कब का खत्म हो गया होता। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है, किसने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया कि तुम खुद ब्रेकअप करने लगे। सबको पता है तुम कितने खुश थे, सिर्फ तुम्हें ही उसकी वैल्यू नहीं पता। वो लगातार बोलती जा रही थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी मेरे फ्रेंड की आवाज़ आई, शियान, ये कौन लोग हैं? मेरा फ्रेंड आ गया। मैंने अंदर से रिलीफ फील किया। मैंने कहा, पुराने कलीग्स हैं, यहाँ मिल गए। पहले युनमाओ मुझे कभी अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस नहीं करती थी, हमेशा कहती थी मैं उसका कलीग हूँ। मुझे लगा वो खुश होगी, लेकिन उसका फेस और डार्क हो गया। मैंने इग्नोर किया और इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसी के साथ खाना खाने आया था। युनमाओ का एक्सप्रेशन और ख़राब हो गया। तब लूशियन हंसकर बोला, अच्छा, तो सच में आपका फ्रेंड है जो आपको यहाँ खिलाने लाया? लगता है आपका फ्रेंड काफ़ी रिच है, काम क्या करता है? मेरा फ्रेंड थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने धीरे से मुझे बोला, ये बंदा इतना अजीब क्यों बात कर रहा है? मैं हल्का सा हंसकर बोला, छोड़ो, आदत हो जाएगी। मेरा फ्रेंड फिर कामली बोला, बस छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर लूशियन और ज़्यादा स्मग हो गया। वो हंसकर बोला, आजकल बिजनेस करना आसान नहीं है, खून पसीने की कमाई है, ऐसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मेरे फ्रेंड ने उसकी बात समझ ली, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मेरे फ्रेंड ने उसका जवाब नहीं दिया। वो धीरे से मुझे बोला, क्या सीन है? तुम्हारा इस बंदे से कुछ प्रॉब्लम है? मैंने छुपाया नहीं, धीरे से बोला, जो लड़की उसके पास है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मेरा फ्रेंड पहले से सब जानता था, कैसे मैंने युनमाओ के साथ स्ट्रगल करके कंपनी बनाई और ब्रेकअप का रीज़न भी। वो हल्का सा हंस पड़ा, फिर ल्यूसिनियन की तरफ देखकर बोला, तुम कह रहे थे ना पैसा खून पसीने का होता है, तो तुम क्या काम करते हो? देखने से तो कुछ खास लग नहीं रहे, कहीं लड़कियों पर डिपेंडेंट तो नहीं हो? ये सुनकर ल्यूसिनियन गुस्सा हो गया। वो लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन युनमाओ ने उसे रोक लिया, बस करो, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, ज्ञान, मैं अब मजाक के मूड में नहीं हूं। मुझे पता है तुम किस बात से परेशान हो। अगर तुम वापस आते हो तो मैं तुम्हें कंपनी में वापस ले लूंगी, 10% एक्स्ट्रा शेयर्स भी दूंगी। अब तो सैटिस्फाइड हो ना? मैं कुछ बोलता उससे पहले मेरा फ्रेंड हंस पड़ा, सॉरी, मैं इसे ऑलरेडी अपनी कंपनी में ले आया हूं, 40% शेयर्स दे चुका हूं। ये सुनकर युनमाओ का फेस एक सेकंड के लिए चेंज हो गया। फिर वो ठंडी नज़र से मुझे देखकर बोली, ज्ञान, अच्छे से सोच लो, हर कंपनी की स्ट्रेंथ अलग होती है, सिर्फ परसेंटेज देखकर डिसीजन मत लो। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रही थी उसकी कंपनी ज़्यादा पावरफुल है। सच ये था, पहले उसकी कंपनी आगे थी, लेकिन अब मेरे फ्रेंड की कंपनी टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो चुकी थी, करोड़्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। अब वो उससे आगे निकल चुकी थी। और मुझे पता था युनमाओ का मैनेजमेंट और ल्यूसिनियन को फेवर करना उसकी कंपनी को फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, वो वैसे भी नहीं सुनती। मेरा फ्रेंड भी उससे आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। उसने कैजुअली मुझसे पूछा, ड्राइवर आया क्या? मैंने बोला, अभी चेक करता हूं। तभी एक ड्राइवर यूनिफॉर्म वाला आदमी भागते हुए आया। सर, मैं आपका ड्राइवर हूं, कार कहाँ है? मेरा फ्रेंड बोला, मेरी कार फ्लैशी है, इसकी कार चलाओ। उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने बिना सोचे कीज दे दी। 2 मिनट बाद वो ड्राइवर एक हाई एंड पॉर्श लेकर आया और बोला, सर, ये कार तो मस्त है, काफ़ी महंगी होगी। मैंने ल्यूसिनियन की तरफ देखा, वो कार को घूर रहा था। युनमाओ भी कुछ सोच रही थी, उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। मेरा फ्रेंड मुस्कुराकर बोला, कुछ खास नहीं, बस 1 करोड़ के अराउंड है, कंपनी बोनस है। फिर उसने ड्राइवर से बोला, वैसे हमें एक परमानेंट ड्राइवर चाहिए, 20,000 पर मंथ काम करोगे? ड्राइवर खुश हो गया, सच में सर, ज़रूर। मेरा फ्रेंड बोला, कॉन्ट्रैक्ट अभी भेज देता हूँ। ड्राइवर बोला, मैं अच्छा काम करूंगा सर। दोनों बात करने लगे। तब तक युनमाओ मुझे ठंडी नज़र से देखकर चुपचाप वहां से चली गई। ल्यूसिनियन भी उसके पीछे चला गया।
थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। मैंने फ्रेंड से पूछा, तुमने सच में ड्राइवर हायर कर लिया? वो बोला, हाँ, पहले से प्लान था। तुम अब हमारी कंपनी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो। आगे मीटिंग्स और पार्टीज होंगी, तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। हर बार ड्राइवर ढूंढना पॉसिबल नहीं। फिर मैंने बोला, पर सैलरी थोड़ी ज़्यादा नहीं है? मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। युनमाओ की कंपनी में मेरी सैलरी भी सिर्फ 15,000 थी। मेरा फ्रेंड जैसे पहले से जानता था मैं ये पूछूंगा, उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर बोला, इतना भी ज्यादा नहीं है। जब तुम ड्रिंक करते हो, ड्राइवर तुम्हारी लाइफ हैंडल करता है। उसकी बात सही थी। मैंने और कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम पूरी तरह प्रोजेक्ट पर फोकस करने लगे। कभी कभी फ्री टाइम में मैंने नोटिस किया, पहले युन मंगाओ बहुत पोस्ट्स करती थी, अब वो बिल्कुल क्वाइट हो गई। लुसिनियन भी चुप हो गया, शायद लास्ट इंसिडेंट के बाद। मैंने सोचा अब युन माओ भी गिव अप कर देगी और हम दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन जब हम काम में बिजी थे, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और धीरे से बोला, युन माओ का कॉल आया था। मैं कुछ पूछता उससे पहले वो बोला, लगता है वो तुमसे मिलने आएगी। जो भी डिसीजन लो मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं यही चाहूंगा तुम इन्फ्लुएंस ना हो। ये कहकर वो चला गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं, काम करता रहा। दोपहर को युनमाओ का कॉल आया। मैंने उठाया, लेकिन उस साइड से कुछ देर तक साइलेंस था। इतना साइलेंस कि मुझे लगा कॉल कट हो गया। फिर उसकी आवाज आई, बस मजाक बंद करो, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? उसकी आवाज पहली बार वीक लग रही थी। मुझे हंसी आई। वो अभी भी सोच रही थी मैं मजाक कर रहा हूं। मैं चुप रहा। फिर वो बोली, मैंने तुम्हारे फ्रेंड से बात की, उसने बताया तुम्हें पहले भी साथ बिजनेस करने को बोला था, फिर भी तुमने मुझे चूज किया। मुझे नहीं पता था तुमने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया। मैं मानता हूं लुसिनियन के आने के बाद मैंने तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन हम 10 साल से साथ हैं। क्या ये सब सिर्फ 10 महीने की वजह से खत्म हो जाएगा? उसकी आवाज भर आई, जैसे रो पड़ेगी। मैं थोड़ा रुक गया। 10 साल की यादें दिमाग में आने लगी। वो टाइम याद आया जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, प्रॉब्लम्स में एक दूसरे को संभालते थे। एक बार इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने इतनी शराब पी थी कि होश खो बैठा था। बेहोश होने से पहले मैंने देखा युन माओ रो रही थी, मुझे संभालते हुए एम्बुलेंस कॉल कर रही थी। हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट रहा। वो दिन रात मेरी केयर करती थी और साथ में कंपनी भी संभाल रही थी। तब वो मुझे सच में प्यार करती थी। मैं प्रेजेंट में वापस आया। मैं कुछ बोलने वाला था, तभी फोन पर लुसिनियन की आवाज आई, ब्रदर शियान, प्लीज सिस्टर युन को माफ कर दो। मैं सॉरी हूं आपको गलत फील करवाया। अगर आप चाहो मैं कल ही रिजाइन कर दूंगा। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। युन माओ ने उसे रोका नहीं, जैसे वो भी ये मान रही हो। मुझे अंदर से अजीब फील हुआ, जैसे मैं ही उनके बीच थर्ड पर्सन हूं। चाहे ब्रेकअप हो या ना हो, चाहे लुसिनियन रिजाइन करे या ना करे, फ्यूचर में वो युन माओ के लिए एक परफेक्ट मेमोरी बन जाएगा। टाइम के साथ उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। मैं हंस पड़ा और बोला, अब तुम बोलो। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, कंपनी का आधा शेयर दे दो। मैंने कहा, जो एसेट्स तुम्हारे नाम पर हैं उनका भी आधा हिस्सा मुझे चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता था युन मंगाओ कभी अग्री नहीं करेगी। कंपनी के शेयर्स और एसेट्स ही रीजन थे जिसके लिए लुसिनियन उसके साथ था। जैसे मैंने सोचा था, फोन के दूसरी साइड 5 मिनट तक साइलेंस रहा। फिर लुसिनियन गुस्से में बोला, ब्रदर शियान, तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है। सिस्टर युन ने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है, तुम बस बोलकर आधा सब कुछ लेना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने उसकी बात इग्नोर की और कामली बोला, हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तुम सब पाना चाहते हो बिना कुछ खोए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, सोच लो। और मैंने कॉल कट कर दिया। मुझे लगा वो गिव अप कर देगी, लेकिन उसी शाम उसका कॉल आया। वो बोली, आधा ज्यादा है, 20% दे सकती हूं। मैंने सीधा कहा, आधा मतलब आधा। 1% भी कम हुआ तो डील कैंसिल। अगर नहीं दे सकती तो फिर कॉल मत करना। कॉल कट। इस बात से मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्या युन माओ सच में ब्रेकअप नहीं चाहती? पर फिर सोचा, ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। 3 दिन बीत गए, उसने कांटेक्ट नहीं किया। हमारे प्रोजेक्ट का काम भी कंप्लीट हो गया। सेलिब्रेशन पार्टी हुई, सब लोग रिलैक्स कर रहे थे। सुबह तक पार्टी चली। घर आकर मैं सो गया, तभी फोन आया। हाफ स्लीप में मैंने गलती से उठा लिया। दूसरी साइड से आवाज आई, क्या आप सिस्टर युन के बॉयफ्रेंड हो?
वो यहाँ बहुत ड्रिंक करके बैठी हैं, घर नहीं जा रही। उनके फ़ोन से आपका नंबर मिला है, क्या आप आ सकते हैं? मैं थोड़ा होश में आया। मैंने कहा, अब किसी और को बुला लो। उन्होंने बोला, लेकिन वो कह रही हैं अगर आप नहीं आए और उन्हें कुछ हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मुझे हंसी आई। मैं उठा और बोला, लोकेशन भेजो। उन्होंने भेज दिया। मैंने क्या किया? पुलिस को कॉल किया, उन्हें सिचुएशन और लोकेशन बता दी, फोन म्यूट करके वापस हो गया। जब उठा तो युन माओ के 10+ मिस्ड कॉल्स थे और बहुत सारे मैसेजेस। पहले शॉक, फिर गुस्सा, फिर गाली, फिर इमोशनल ब्रेकडाउन। मैं सिर्फ एक छोटी गलती की थी, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, फिर तुम इतने हार्टलेस क्यों हो? मैं पढ़ ही रहा था तभी उसका कॉल फिर आया। इस बार मैंने उठाया, उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। शियोन, मैंने सोच लिया, मैं हार गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। हाफ शेयर्स तुम्हारे, मेरे एसेट्स का भी आधा तुम्हारा। वापस आ जाओ। मैंने टाइम देखा, 5 दिन हो चुके थे। मैं कामली बोला, सॉरी, 3 दिन का टाइम खत्म हो गया। अब मेरा डिसीजन चेंज हो चुका है। वो कुछ बोलने वाली थी लेकिन जोर से खांसने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम इतने बदल कैसे गए? मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। पहले यून माओ भी ऐसे ही करती थी। छोटी बात का बहाना बनाकर मेरा बोनस काट देती थी और वो पैसे ल्यूसिनियन को दे देती थी। आज मैं बस वही कर रहा हूं जो उसने मेरे साथ किया था। सच है, जब तक खुद पर ना गुजरे इंसान को दर्द समझ नहीं आता। उसे मेरी इंटेंशन समझ आ गई। उसने ठंडी हंसी के साथ बोला, गुशियांग, मैं तुम्हें अब पहचान नहीं पा रही। फिर वो जोर से खांसने लगी। उसकी सांस हैवी हो रही थी। मुझे एक पल के लिए लगा पूछूं कैसी हो, लेकिन फिर सोचा वो इसे मेरी केयर समझेगी, इसलिए मैंने चुप रहना बेटर समझा। वो खुद ही बोली, मुझे बुखार है शियन, मैं अभी हमारे पुराने घर में हूं। मैंने वो घर वापस खरीद लिया। जब तुम्हें बुखार था और मैं तुम्हारे पास नहीं थी, क्या तुम भी ऐसे ही दुखी थे जैसे मैं अब हूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोली, जो पेंटिंग्स तुमने मेरे लिए बनाई थीं, वो सब कहाँ है? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। शियम, तुमने संभाल के रखी है या फेंक दी? उसकी आवाज अब कांप रही थी, जैसे एक बच्ची रो रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और सीधा बोला, मैंने सब जला दिया। कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप हो गई, फिर जोर से हंसने लगी और फिर रो पड़ी। उसकी रोने की आवाज फोन से आ रही थी। वो बोली, ये घर हमारी यादों से भरा है, लेकिन मुझे कहीं भी हमारा निशान नहीं मिल रहा। तुम इतने क्रूएल कैसे हो गए? तुमने बोला घर बेचोगे और सच में बेच दिया। सब कुछ इतना साफ कर दिया जैसे कभी हम साथ थे ही नहीं। मैं क्या करूं अब? फिर वो बोली, मैंने ल्यूसिनियन का नाम भी हटा दिया उस घर से। मैं सब ठीक करना चाहती हूं, एक चांस दो। वो जोर जोर से रो रही थी, उसकी आवाज टूट रही थी। अगर ये पहले होता मैं टूट जाता, उसे देख नहीं पाता ऐसे, लेकिन अब मुझे सब क्लियर था। वो सिर्फ अब वीक है इसलिए रिग्रेट फील कर रही है। अगर मैं वापस गया तो सब फिर से रिपीट होगा। मैंने ठंडे टोन में बोला, जिद मत करो, ल्यूसिनियन को बोलो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए, मुझे काम है, मैं कॉल रख रहा हूं। और मैंने फोन कट कर दिया। इस बार मैं सच में वापस मुड़ने वाला नहीं था। अब वो कैसी है मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं रेडी होकर ऑफिस गया। जैसे ही मैं अंदर गया, एटमॉस्फेयर काफी एनर्जेटिक था। सब लोग खुश थे। मेरा फ्रेंड भागते हुए आया, मेरा हाथ पकड़कर बोला, ब्रो, हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो गया। 2 घंटे में 80 मिलियन व्यूज। क्लाइंट बहुत हैप्पी है, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट था। उस मंथ सबको बोनस मिला। सबका मूड और मोटिवेशन हाई हो गया। मैंने अपना बोनस और घर बेचने का पैसा यूज करके एक नया घर लिया। इस बार घर मैंने अपनी पसंद से चूज किया, डिजाइन भी खुद बनाया। पहला घर भी मैंने ही डिजाइन किया था, लेकिन वो यून माओ के टेस्ट पर बेस्ड था। इस बार सब कुछ मेरा था। मैंने ब्लूप्रिंट बनाया और एक ट्रस्टेड कंस्ट्रक्शन टीम को दिया। काम के बाद मैं खुद भी साइट चेक करने जाता था। आना जाना, काम, कुछ दिन काफी टायरिंग रहे। इतना काम करने से मेरी बॉडी थक गई थी। एक दिन स्टेयर्स चढ़ते वक्त मेरा पैर फिर से हर्ट हो गया। मुझे कुछ दिन रेस्ट लेना पड़ा। मैं साइट पर कम जाने लगा। मेरा फ्रेंड बोला, थोड़ा रेस्ट करो, मैं देख लूंगा। लेकिन मुझे अपने नए घर का फाइनल लुक देखने का एक्साइटमेंट था, इसलिए आज भी मैं काम के बाद वहां चला गया। जैसे ही पार्किंग में पहुंचा, मैंने एक फेमिलियर फिगर देखा, यून माओ।
वो कार के पास खड़ी थी, विंड ब्रेकर पहने हुए, मास्क लगाकर। उसका फेस पहले से ज्यादा वीक लग रहा था। आंखों के नीचे हल्का ब्लू शेड था। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर नॉर्मल चलने लगा। मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सरप्राइज नहीं हुआ, उसके कनेक्शन स्ट्रांग थे। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं था, पहले बस वो एफर्ट नहीं करती थी। वो बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज हैवी थी, जैसे अभी भी फुली ठीक नहीं हुई। वो बोली, कार में बात करते हैं। मैंने सुना तुमने नया घर लिया है, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने सीधा मना कर दिया, यहीं बोलो। वो रेडी थी इस जवाब के लिए। उसने बस आंखों में हल्का सा दुख दिखाया, फिर एक फाइल मेरे हाथ में दी। वो बोली, ये तुम्हारे लिए कॉम्पनसेशन है। मैं मानता हूं पिछले 10 साल में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। कंपनी हो या पर्सनल लाइफ, तुमने सब कुछ दिया, लेकिन मैं रिटर्न नहीं कर पाई। ये सब उसका बदला समझ लो, और आज के बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं थोड़ा रुक गया और फाइल खोली। उसमें सब रिकॉर्ड्स थे, कैसे उसने मेरा काम चुराकर लुसीनीन को दिया, कैसे मेरा बोनस काटा। हर चीज का डबल कॉम्पनसेशन मेंशन था, और एक बैंक कार्ड भी था। उसका पासवर्ड मेरा बर्थडे था। मैंने उसकी तरफ देखा, समझ नहीं आया ये सच है या कोई नया गेम। मैंने बोला, अगर तुम कह रही हो डिस्टर्ब नहीं करोगी, तो मैं भी कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा। वो कामली बोली, मैंने सोच लिया है, मुझे भी आगे बढ़ना है। मैंने सर हिला दिया। मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया। मुझे पता था ये लेना ही फाइनल क्लोजर है, सच में खत्म करने के लिए। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए डिसअपॉइंटमेंट देखी, फिर वो फिर से नॉर्मल हो गई। वो बोली, क्या मैं तुम्हारा नया घर देख सकती हूँ? मुझे देखना है तुम अब कैसे रह रहे हो। मुझे पता था ये बस एक बहाना है। वो अभी भी अटैच थी, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था। अगर मना करता तो वो बार बार आती। मैंने सोचा एक फाइनल एंडिंग देना ही बेटर है। मैंने कहा, चलो। मैं कार की तरफ बढ़ा, तभी वो जल्दी से आई और बोली, मैं ड्राइव करूंगी, तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसे मेरे इंजरी का पता था। पहले होता तो मुझे खुशी होती, लेकिन अब सब कुछ लेट हो चुका था। मैं चुप रहा और उसके साथ कार तक गया। जैसे ही मैं पैसेंजर सीट खोलने लगा, मैंने देखा वहां एक छोटा सा डॉल रखा था। सीट बेल्ट लगा हुआ था उस पर, और उस पर एक लेबल चिपका था, लुसीनियन, और नीचे लिखा था, जब मैं ना हूं ये डॉल सिस्टर यून के साथ रहेगा। साथ में एक क्यूट इमोजी भी था। यून माओ शायद ये भूल गई थी। उसका फेस ऑकवर्ड हो गया। मैंने बोला, कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाता हूं। मैं डोर बंद करने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और तुरंत डॉल को उठाकर पीछे फेंक दिया। उसने डॉल को बहुत फास्ट और नीटली पीछे फेंक दिया। मुझे तुरंत समझ आ गया, ल्यूसीनियन हमेशा ऐसे ही करता था। चुपके चुपके यून माओ के साथ अपनी क्लोजनेस दिखाता था। कभी उसका हेयर टाई अपने हाथ में पहनता, कभी उसके ऑफिस में अपना नाम लिखकर चीज़ें छोड़ देता, कभी घर पर भी अपनी चीज़ें रख देता। हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाता था। उसका एक ही एम था, मुझे जेलस करना, मुझे खुद ही पीछे हटने पर मजबूर करना। पहले मैं समझ नहीं पाता था, मैं यून माओ से लड़ता रहता था। एक बार तो गुस्से में मैंने उसकी चीज़ें बाहर फेंक दी। तब यून माओ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा था। वो चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? ल्यूसीनियन थोड़ा चाइल्डिश है, लेकिन दिल का अच्छा है। मैं उससे हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए उसकी चीज़ें यहाँ रखती हूँ। तुम इतने जेलस क्यों हो? तुम्हारी ये छोटी सोच तुम्हें चीप बना देती है। उस दिन मैं टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया ये सब ल्यूसीनियन का प्लान था। वो चाहता था मैं खुद ही हट जाऊं। अब मैं कामली बोला, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। उसकी चीज़ें यहाँ हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यून माओ ने लिप्स प्रेस किए, फिर बोली, मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं क्लियर कह रही हूँ, चाहे हम ब्रेकअप हो गए हों, मैं लुसीनियन के साथ नहीं रहूंगी। मेरे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं बस उसे हेल्प करती हूँ क्योंकि वो मुझे तुम्हारी पुरानी कंडीशन याद दिलाता है, जब तुम अकेला और हेल्पलेस थे। मैं हंस पड़ा। पहले शायद मैं ये बात मान लेता, लेकिन अब नहीं। मैंने सोचा, अब मैं भी तो अकेला हूं, तो फिर मेरी हेल्प क्यों नहीं? उसकी बात का कोई मतलब नहीं था। मैंने सीधा बोला, चलो। तभी यून माओ फिर बोली, मैं ल्यूसीनियन को कंपनी से निकालने वाली हूं। वो अपनी बात कंप्लीट करती, उससे पहले पीछे से आवाज आई, डब्बे गिरने की आवाज। हमने मुड़कर देखा, ल्यूसीनियन वहां खड़ा था। उसके पैर के पास गिरी हुई डब्बे की कटोरी और पॉरेज जमीन पर फैल गया था। उसका एक्सप्रेशन शॉक और हर्ट था।
वो बोला, सिस्टर युन, आप यहाँ? उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो सच में दुखी हो या शायद एक्टिंग कर रहा हो। समझना मुश्किल था। मैंने युन माओ की तरफ देखा। वो पकड़ी गई जैसे लग रही थी। उसका फेस पैनिक में था। मुझे ये सब देखकर हंसी आई। जो अभी वो बोल रही थी वो सिर्फ उसका गिल्ट था। दिल से वो वैसे नहीं सोचती थी। युन माओ ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? ल्यूसीनियन धीरे से बोला, आप 2 दिन से सिक थी, मुझे टेंशन हो रही थी। मैं आपके लिए पॉरेज बनाकर लाया था, पर जब आपके घर गया आप वहाँ नहीं थी। फिर मैंने आपको फॉलो किया, लेकिन अब लगता है ज़रूरत नहीं थी। वो झुककर पॉरेज साफ करने लगा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल टूट गया था। युन माओ का फेस चेंज हो गया, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो, लेकिन ल्यूसीनियन ने उसे रोक दिया। सिस्टर युन, मैं समझता हूँ, आपका और ब्रदर शिएन का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आप उनके साथ अच्छा करो, ये सही है। गलती मेरी है, मैं समझ नहीं पाया। आप जाओ, मैं ये साफ कर लेता हूँ। उसने कार की तरफ देखा, पीछे फेंका हुआ टेडी बेयर देखा और फिर चुपचाप सफाई करने लगा। उसका ये अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर देखकर युनमाओ कंफ्यूज हो गई, जैसे उसका दिल हिल रहा हो। वो एक स्टेप आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर बोली, मैं पहले जा रही हूँ, रात में किसी को भेज दूंगी सफाई के लिए। ल्यूसीनियन ने सर हिला दिया, नहीं, ज़रूरत नहीं। सिस्टर युन, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। जब आप सिक थीं, मैंने ही आपका ख्याल रखा था। मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। प्लीज़ आप मेरी चिंता मत करो। युनमिंग याओ का फेस देखकर लग रहा था उसके अंदर फिर से गिल्ट आ गया है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और नज़र हटा ली। वो बोली, कार में बैठो। उसने डोर खोला, लेकिन मैं नहीं बैठा। मैंने सीधा कहा, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूं, तुम जाकर उसका ख्याल रखो। हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मैंने क्लियरली देखा ल्यूसीनियन की आंखों में खुशी चमकी। वो इनोसेंट बनकर बोला, अरे तुम लोग ब्रेकअप कर चुके हो, तो फिर ब्रदर शिएन अभी भी मुझसे गुस्सा क्यों है? क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? युन मानो बोली, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम पीसफुली ब्रेकअप हुए हैं। फिर उसने मुझे देखा और कहा, मैंने कहा था आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी, जो भी हो मैं अपना प्रॉमिस रखूंगी। उसकी बात खत्म ही हुई थी तभी ल्यूसीनियन अचानक से कराहने लगा। अपना चेस्ट पकड़कर जमीन पर गिर गया। सिनियन, क्या हुआ? युनमाओ का फेस तुरंत चेंज हो गया। वो बिना सोचे उसके पास भागी, उसे उठाया। ल्यूसीनियन बिल्कुल वीक एक्टिंग कर रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। युनमाओ और ज्यादा पैनिक हो गई। उसने उसे उठाया, कार तक ले गई, उसे सीट पर बिठाने लगी। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कंफ्यूज हो। मैं समझ गया वो क्या सोच रही है। मैंने कामली बोला, लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। युनमाओ ने अपने लिप्स बाइट किए, जैसे डिसीजन ले रही हो। फिर बोली, तुम नया घर जाओ, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाकर तुमसे मिलती हूँ। और बिना कुछ और बोले वो ल्यूसीनियन को लेकर चली गई। मैं बस खड़ा देख रहा था। कार तेज स्पीड से चली गई। मेरा दिल बिल्कुल काम था। मुझे क्लियरली पता था ल्यूसीनियन एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी कार की तरफ गया, तभी मेरा फ्रेंड का कॉल आया। वो एक्साइटेड था, ब्रो, दूसरा प्रोजेक्ट भी वायरल हो गया, फॉरेन कंपनीज भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं, चलो बिजनेस ट्रिप पे चलते हैं। मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। मैं तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। फॉरेन पहुंचते ही हमने फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। रिसर्च, ट्रांसलेशन, प्रेजेंटेशन, सब कुछ डिटेल में। हम दोनों सिर्फ 4 घंटे सोते थे। कभी कभी खड़े खड़े ही नींद आ जाती थी, लेकिन मेहनत रंग लाई। मीटिंग के बाद इंटरप्रेटर ने बोला, उन्हें आपका प्रपोजल बहुत पसंद आया, डील कंफर्म। मैं और मेरा फ्रेंड खुशी से एक दूसरे को हक किया। उस रात हम फाइनली चैन से सोए। इतने दिन हमने फ़ोन तक चेक नहीं किया था। तब मैंने देखा युनमाओ के काफ़ी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस थे। वो तब के थे जब मैं अब्रॉड पहुंचा था। उसने लिखा था, मैं तुम्हारे नए घर के नीचे हूं, तुम कहाँ हो? मुझे सरप्राइज़ हुआ, वो सच में मुझे ढूंढने आई थी। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद मैं वापस आ गया। रात का टाइम था। मैं घर आया, बेड पर लेटते ही डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगा। आवाज़ इतनी तेज थी जैसे कोई गुस्सा निकाल रहा हो। मैं इरिटेट होकर डोर खोलने गया। जैसे ही डोर खोला, एक लड़की सीधा अंदर घुस गई। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया, वो मुझे धक्का देकर अंदर ले आई। उसके बॉडी से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल स्मेल आ रही थी और एक फेमिलियर परफ्यूम की खुशबू भी। और कौन हो सकता था? वो युनमिंग याओ ही थी। मैंने थोड़ा हेल्पलेस होके पूछा, फिर से यहाँ क्यों आई हो? हमारा तो सब खत्म हो चुका है ना? वो नशे में थी, हल्का सा हंसी और बोली, हाँ, खत्म हो गया,
मैं और लूसीनियन अब साथ हैं। खुश हो? वो मुझे अजीब एक्सप्रेशन से देख रही थी, जैसे मेरी आंखों में दर्द देखना चाहती हो। लेकिन मैं बिल्कुल काम था। ये सब मैं पहले ही एक्सपेक्ट कर चुका था। मैंने सीधा बोला, फिर यहाँ क्यों आई हो इतनी रात को इतना पीकर? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है? मैं उसे कॉल करता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं फ़ोन निकालने लगा लेकिन वो गुस्से में आ गई। उसने मेरा फ़ोन छीनकर ज़ोर से फेंक दिया। फ़ोन टूट गया। वो चिल्लाई, तुम्हें ज़रा भी फीलिंग्स नहीं है? पता है, उस दिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, तुम मुझे इग्नोर करके भाग गए, तुम तो फ़ौरन भी चले गए। वो हंसी, फिर उंगली दिखाकर बोली, गुयान तुम झूठे हो। मुझे रिग्रेट है तुम्हारे साथ रहना। हमें पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। वो ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर चुकी थी। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, नेबर्स डिस्टर्ब हो सकते थे। लेकिन तभी लूसीनियन वहां आ गया। उसने मुझे एक स्ट्रांग लुक दिया, फिर युनमाओ का हाथ पकड़कर बोला, चलो तुमने बहुत पी ली है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। युनमाओ थोड़ी शांत हो गई। उसने एक लास्ट बार मुझे देखा, फिर बिना कुछ बोले लूसीनियन के साथ चली गई। उस दिन के बाद मुझे युनमाओ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। कभी कभी लूसीनियन सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज डालता, लेकिन जल्दी डिलीट भी कर देता। फिर धीरे धीरे सब क्लियर होने लगा। मेरे फ्रेंड ने बताया, उसकी कंपनी का हाल खराब हो रहा है, मैनेजमेंट वीक हो गया था, एम्प्लॉयज रिजाइन करने लगे। लूसीनियन भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। एक बार तो उसने गुस्से में इंपॉर्टेंट प्रपोजल फाड़ दिया, कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया। युनमाओ ने उसे फायर कर दिया, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ रह रहे थे। रिलेशनशिप और भी टॉक्सिक हो गया था। कभी कभी तो उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि हॉस्पिटल तक बात पहुंच गई। मेरे कुछ पुराने कलीग्स भी मेरे पास आए। वो सब लॉयल लोग थे। मैंने और मेरे फ्रेंड ने उन्हें अपनी कंपनी में ले लिया। मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मुझे सब समझ आ रहा था। युनमाओ का डाउनफॉल स्टेप बाय स्टेप वही हो रहा था जो एक्सपेक्टेड था। उसकी सक्सेस भी लूसीनियन की वजह से और फेलियर भी उसी की वजह से। अगर वो वक्त पर रुक जाती तो सब बच सकता था, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहती थी और गलती पे गलती करती जा रही थी। दूसरी तरफ मेरी लाइफ बेटर होती जा रही थी। मेरे फ्रेंड की कंपनी ग्रो कर रही थी। फॉरेन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ रीबिल्ड कर रहा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बार मैं खुद के लिए जी रहा था। सिर्फ 3 महीने में ही मैंने वो अचीव कर लिया जो मैं पहले 1 साल में करने का प्लान बना रहा था। उसके बाद मैं और मेरा फ्रेंड कंपनी को और एक्सपैंड करने के बारे में बात करने लगे। हमारी सोच काफी मैच करती थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स देखकर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। कुछ दिन तक डिस्कशन चलता रहा, लेकिन फाइनल प्लान रेडी नहीं हुआ। कभी कभी हम आर्ग्यू भी करते थे, लेकिन मेरा फ्रेंड युनमाओ जैसा नहीं था। पहले जब भी मेरा और युनमाओ का काम पर डिसएग्रीमेंट होता, वो सीधा बोल देती थी, मेरे तरीके से करो। चाहे वो सही हो या गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता था। नहीं मानो तो प्रपोजल रिजेक्ट। लेकिन मेरा फ्रेंड मेरी बात ध्यान से सुनता था, फिर अपनी ओपिनियन देता था। हमारे आर्ग्यूमेंट्स हमें और मैच्योर बना रहे थे। आज भी एक डिस्कशन के बाद मैं थक कर घर आया। नया घर अब रेडी हो चुका था। मैं बाथटब में बैठकर रिलैक्स कर रहा था, सोच रहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तभी फोन आया। मैंने हाथ साफ करके फोन उठाया। कॉलर देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। युनमंग आया हो। लास्ट बार मिलने के बाद लगभग 6 महीने हो गए थे। कभी कभी बिजनेस पार्टीज में मिलते थे, बस फॉर्मल हेलो फिर अलग। लेकिन हर बार मुझे लूसीनियन की जलती हुई नजरें फील होती थी। समझ नहीं आता था इतने टाइम बाद भी वो इनसिक्योर क्यों है। मैंने कॉल उठाया। वो बोली, शियन, मेरे घर का वाटर पाइप टूट गया है, क्या तुम आकर देख सकते हो? उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब थी, जैसे अभी रो कर आई हो। मैंने सीधा बोला, रिपेयरमैन बुला लो या लूसीनियन को बुलाओ। मुझे ये स्ट्रेंज लगा। अब हमारा कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी वो मुझे कॉल कर रही थी। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर वो बोली, मैं और लूसीनियन ब्रेकअप कर चुके हैं, उसे कंपनी से भी निकाल दिया, अब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। उससे पहले मैं कुछ पूछता, वो रोती हुई बोली, रिपेयरमैन ट्राई किया पर रात हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अगर तुम नहीं आए तो शायद मैं। उसकी आवाज़ टूट रही थी। फोन से ठंडी हवा की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कुछ गलत है। मैंने पूछा, अभी कहाँ हो तुम? थोड़ा रुक कर वो बोली, रूफटॉप।
मेरे दिमाग में तुरंत एक पुरानी मेमोरी आई। जब कंपनी नई थी और लॉस हुआ था, तब वो सुसाइड करने चली गई थी। तब मैंने उसे बचाया था। मैंने सोचा वो अब मैच्योर हो गई होगी, लेकिन लगता है नहीं। अब जब मुझे पता है वो डेंजर में हो सकती है, मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। मैंने सांस ली और बोला, रुको, मैं आ रहा हूं। मैं तुरंत रेडी होकर वहां गया। दरवाज़ा खोला तो वो खड़ी थी, आंखें रो रो कर लाल। घर में पानी फैला हुआ था। पाइप सच में टूट गया था। मैं अंदर गया, चेक किया, सिर्फ कनेक्शन लूज था। मैंने टूल्स लिए, थोड़ा टाइट किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा, बस सफाई कर लेना। फिर मैं निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। मुझे हक करके जोर जोर से रो रही थी। वो बोली, शियन, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं तो तुम आते ही नहीं। सॉरी, मैं गलत थी। मुझे सब समझ आ गया है। क्या हम वापस जा सकते हैं? मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसके हाथ हटा दिए और कामली बोला, तुम गलत समझ रही हो। मैं फ्री में नहीं आया। रिपेयर चार्ज 100 रुपीज़। मैंने बोला, एली पे या वीचैट? यून माओ मुझे देख रही थी। उसके होठ कांप रहे थे। कुछ देर बाद उसने फोन निकाला और पैसे ट्रांसफर किए, 10,000। मैंने तुरंत एक्सेस अमाउंट वापस कर दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अब हम बराबर हैं, सब क्लियर। वो धीरे से मेरे वर्ड्स रिपीट करने लगी, फिर हल्की सी कड़वी स्माइल दी। मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। बाहर एक स्ट्रे कैट दिखी। मैंने 100 रुपए का सॉसेज लिया, उसके सामने रख दिया और घर चला गया। उसके बाद मुझे समझ आ गया, यून माओ ने भी फाइनली छोड़ दिया। 1 महीने बाद मुझे एक लीगल नोटिस मिला। केस फाइल किया गया था, कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराने का। प्रूफ भी पूरा तैयार था, पेपर्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और एक वीडियो। वही दिन का वीडियो जब मैं उसके घर पाइप ठीक करने गया था। वीडियो एडिट किया गया था। ऐसे दिखाया गया जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा हूं। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग बातें बनाने लगे। मेरे प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी हाई थी, तो हेटर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए। जब लोगों को पता चला मैं उसकी कंपनी छोड़कर फ्रेंड के साथ ज्वाइन किया और मेरी कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, तो सब ने मान लिया मैं सीक्रेट्स चुरा कर गया हूं। लोग गाली देने लगे, बॉयकॉट की बात होने लगी। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां यून माओ प्लेंटिफ के रूप में थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मुझसे नज़र चुरा रही थी। मुझे सब समझ आ गया। मैंने कामली बोला, तुम और लुसीनियन अभी भी साथ हो ना? कंपनी के सीक्रेट्स एक्चुअली उसने चुराए हैं। उसे बचाने के लिए तुम मुझे यूज़ कर रही हो। उस दिन पाइप वाला ड्रामा भी इसी प्लान का पार्ट था। मैं बिल्कुल काम था। मैंने और भी चीज़ें नोटिस की थी उस दिन। घर में मेंस स्लीपर्स, बाथरूम में सिगरेट बट्स, विंडो पर ब्लू वेलवेट कर्टन्स, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तब मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब सब क्लियर था। यून माओ ने धीरे से कहा, मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा हो, लेकिन लुसीनियन अभी यंग है, उसका फ्यूचर खराब नहीं हो सकता। मैंने हंसकर पूछा, और मेरा? 9 साल तक मैं तुम्हारे साथ था, सब कुछ दिया, मुझे बर्बाद करना ठीक है? मैं उसकी तरफ देखकर बोला, याद है मैं तुम्हें कहाँ से निकाल कर लाया था? उसका बॉडी हल्का सा कांप गया। उसे सब याद था। वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी, जहां उसे मार पड़ती थी, उसकी लाइफ कंट्रोल की जा रही थी। मैंने अपने पैसे देकर उसे आज़ादी दिलाई थी। उसने रोकर मुझे हक किया था और बोला था, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आज वो किसी और के लिए मुझे छोड़ चुकी थी। मैं उसे ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ देखता रहा, लास्ट होप के साथ। कुछ सेकंड्स बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, समझ लो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर उसने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। उसे दूर जाते हुए देखकर मेरे दिल में जो लास्ट फीलिंग्स थीं, वो भी खत्म हो गईं। उसे पता भी नहीं था, आगे गिरने वाली मैं नहीं, वो खुद थी। 1 हफ्ते बाद कोर्ट का दिन आया। मेरी कंपनी अब काफी फेमस हो चुकी थी और ये केस भी वायरल हो गया था, इसलिए ट्रायल लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। यून माओ का लॉयर बहुत अग्रेसिव था, मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। यून माओ साइड में चुप बैठी थी, मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। ऑडियंस में लुसीनियन बैठा था, मुझे देखकर स्मग स्माइल दे रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो मैं हार जाऊंगा। लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने एविडेंस निकाला, सब शॉक हो गए। एक रिकॉर्डिंग प्ले हुई जिसमें यून माओ और लुसीनियन की साजिश क्लियरली सुनाई दे रही थी। सब सच समझ गए, कंपनी के सीक्रेट्स लुसीनियन ने बेचे थे और उसे बचाने के लिए मुझे फंसाया गया था।
रिकॉर्डिंग में लुसीनियन रो रहा था। सिस्टर युन, मैं गलत था, चाहे मार लो पर मुझे छोड़ना मत। फिर थप्पड़ की आवाज आई और उसकी एक्टिंग भी, खुद को मारना, ड्रामा करना। कोर्ट में बैठा लुसीनियन का फेस सफेद पड़ गया। वो चिल्लाने लगा, ये सब झूठ है, ये फेक रिकॉर्डिंग है। वो उठकर एविडेंस छीनने जा रहा था, लेकिन स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। तब रिकॉर्डिंग में युन माओ की आवाज आई, ठीक है, मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प करूंगी। पूरा कोर्ट रूम शॉक हो गया। लाइव चैट में लोग गाली देने लगे। जज ने युन माओ से पूछा, क्या ये रिकॉर्डिंग असली है? सब उसकी तरफ देख रहे थे। लुसीनियन उससे बोल रहा था, प्लीज बोलो ये फेक है। लेकिन युन माओ उठकर उसके पास गई और बिना वार्निंग के उसे जोर से थप्पड़ मारा। फिर सीधा बोला, रिकॉर्डिंग सच है, मैंने ही गुजियान को फंसाया। पूरा कोर्ट साइलेंट हो गया। फिर ऑनलाइन लोग और भी ज्यादा रिएक्ट करने लगे। लुसीनियन पूरी तरह टूट गया। वो युन माओ पर अटैक करने लगा, लेकिन स्टाफ ने उसे कंट्रोल कर लिया। बाद में युन माओ मेरे पास आई और पूछा, तुम्हें पहले से कैसे पता था? मैंने कामली जवाब दिया, जब मैं तुम्हारे घर से निकला मेरे फ्रेंड को सब पता चल गया था। उसने मुझे वॉर्न भी किया था। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया मुझे पता था ये ट्रैप हो सकता है, फिर भी मैं आया, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने प्लान के लिए भी। सच ये था, मैं और मेरा फ्रेंड काफी टाइम से युन माओ की कंपनी एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। और फिर वो खुद ही हमें मौका दे गई। मैं थोड़ा रुक कर बोला, पहले मैं हेजिटेट कर रहा था, लेकिन उस दिन तुमने जो किया उसके बाद मुझे कोई डाउट नहीं रहा। उस दिन मैंने उससे सब सच बता दिया, वर्ड बाय वर्ड, जो वो कभी नहीं जानती थी। युन माओ बस हल्की सी मुस्कुराई, जैसे सब समझ गई हो, लेकिन उसकी स्माइल ठंडी थी। मुझे अंदर से अजीब सा फील हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। तब मैंने देखा उसके हाथ में एक छोटा सा नाइफ था। मैं तुरंत रिएक्ट करने वाला था, लेकिन रुक, उससे पहले ही वो पलट गई और एक ही सेकंड में उसने लुसीनियन का गला काट दिया। सब कुछ इतना फास्ट हुआ, कोई समझ भी नहीं पाया। लुसीनियन आंखें फाड़कर खून के पूल में गिर गया। स्टाफ पैनिक हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और उससे भी ज्यादा शॉक, युन माओ ने तुरंत अपनी रिस्ट भी काट ली। वो गिरते हुए मेरी तरफ देखती रही और हल्की सी मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, इस बार लास्ट हेल्प। सीन कंप्लीटली कियोटिक हो गया। एम्बुलेंस आई, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। लुसीनियन बच नहीं पाया, वो मर गया। युन माओ जिंदा बच गई, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया। ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हो गया। सच सबके सामने आ गया। मेरे फ्रेंड ने युन माओ की कंपनी एक्वायर करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने कहा, यह तरीका सही नहीं है। हमने डिसाइड किया स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ करेंगे। कुछ दिन बाद उसके लॉयर ने मुझे कांटेक्ट किया। युन माओ ने विल बनाई थी। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, शेयर्स, एसेट्स सब मेरे नाम कर दिए थे। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मैंने कंपनी का नाम बदल दिया और उसका पर्पस भी। अब हम क्या करते थे? उन लोगों की हेल्प जो गलती से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। कंपनीज को सच बताते ताकि इनोसेंट लोग बर्बाद ना हों, और फीस भी बहुत कम रखते ताकि छोटे लोग भी अफोर्ड कर सकें। आज मैं एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हूं। नीचे पूरी सिटी चल रही है, लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, और मैं सिर्फ एक चीज समझ चुका हूं, फाइनल ट्रूथ। प्यार गलत इंसान से हो जाए तो वो तुम्हें बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, लेकिन सही वक्त पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत है।